ये रही रिकॉर्डिंग, यहाँ से मैं खोल लूँ रिकॉर्डिंग। लेक्चर पार्ट 1, पार्ट 2, 1 2 3, ये है जी। हाँ जी, ये हमारा लेक्चर शुरू हो रहा है। अब मैं बीच में आपको डिस्कस करता जाऊंगा, रोक दूंगा स्क्रीन, रोक दूंगा इस मूवी को। आप भी अगर चाहें तो रेज योर हैंड्स टू टेल मी कि आप कोई चीज डिस्कस करना चाहते हैं। लेट अस स्टार्ट। ऑल राइट, ओके। अशरफ इकबाल आपके सामने। हमने आपको एक इंट्रोडक्टरी क्लिप दिखाया था कि कैलकुलस क्यों पढ़ना चाहिए, कैलकुलस पढ़ने का क्या नतीजा हुआ, कैलकुलस पढ़ने की क्या कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हैं कैलकुलस पढ़ने की, कैलकुलस से हमारा दिमाग कैसे खुला, कैलकुलस से हमें अपनी हैसियत कैसे मालूम हुई इस यूनिवर्स के अंदर, अपनी औकात कैसे पता चली। हम थोड़ा सा ये बात करना चाहेंगे कि कैलकुलस कैसे पढ़ाया जाए। अच्छा, ये आपको मेरे पीछे मेरे साथ मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन नजर आ रहे होंगे। इसमें एक अली है जिसकी उम्र 10 साल है। अली, हामिद तुम्हारी कितनी उम्र है? ये 11 साल का है। और आदिल जो है सबसे छोटा है, ये कितने साल का है? 8 साल का। 9 क्यों कहा था? 9 में लगे हो तुम, हैं? ये लगते पता नहीं कैसे हैं। 8 साल की हो तुम। वो आई जोया नहीं आई, वो 5 साल की है या 4 साल की है। वो भी जियोजेब्रा में बड़ा इंटरेस्ट महसूस करती है को इस्तेमाल करने में, और मैंने इनको सिखाया नहीं है, खुद ही सीखते हैं और आपस में डिस्कस करके मुख्तलिफ चीजें बनाने की कोशिश करते हैं। मालूम नहीं इनका मैथमेटिकल नॉलेज कितना उससे बड़ा है, लेकिन ये सब कुछ उनके लिए एक गेम की तरह से है। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको जरा पीछे ले चलता हूँ। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था 1969 से 74 तक, तो उस वक्त कंप्यूटर्स के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर रहा था यूजी में। तो उस वक्त कंप्यूटर्स के वहाँ 2 या 3 कोर्सेज पढ़ाए जाते थे। एक प्रोग्रामिंग का कोर्स था और एक कंप्यूटर हार्डवेयर का या लॉजिक डिजाइन का कोर्स था। अच्छा, बाद में मैंने बताया था, मैंने आईकेएस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, वहाँ पे कुछ रिसर्च के लिए मैं गया था, अपनी पीएचडी रिसर्च के लिए, नासा लैंगले रिसर्च सेंटर वर्जीनिया में। और मेरी पीएचडी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर थी। विद इन द स्पेशलाइजेशन, ये स्पेशलाइजेशन थी, और विद इन द जनरल कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का था। अच्छा, मुझे जो प्रोग्रामिंग का पीएचडी मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में की, देखें जरा, सोचें जरा। लेकिन जब प्रोग्रामिंग का मैंने कोर्स पढ़ा, तो वो प्रोग्रामिंग का कोर्स में मुझे बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था, यानी मुझे कुछ समझ ही नहीं आती थी। अच्छा, मैं बताऊं आपको उस जमाने में प्रोग्रामिंग कैसे होती थी। उस जमाने में प्रोग्रामिंग इस तरह होती थी कि हमें एक प्रॉब्लम दे दिया जाता था, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम लिखते थे कागज के ऊपर, और उसके बाद पंच कार्ड हुआ करते थे। कार्ड्स पे हम पंच करते थे उस प्रोग्राम को, और वो कार्ड्स का जो थत्ता था वो हम उस बंदे को दे देते थे। वो कहते थे कि आप दूसरे दिन आके मुझसे ले लीजिएगा, मैं सारे जब थत्ते इकट्ठे हो जाएंगे फिर चलाऊंगा कंप्यूटर को। मैं एक प्रोग्राम के लिए, एक बंदे के लिए कंप्यूटर नहीं चला सकता। हमारा 1130 कंप्यूटर था, जिसकी मेरे ख्याल में 8 के मेमोरी थी या 16 के मेमोरी थी। 16 के, आपके मोबाइल फोन से भी कम। और वो 1962 में उन्होंने कोई 40 लाख रुपए का खरीदा था। 40 लाख रुपए बहुत होते थे उस जमाने में, इस वक्त के जमाने के हिसाब से तो करोड़ों का हिसाब किताब होता। वो पहला कंप्यूटर था, मैं आपको बताता चलूं, जो पाकिस्तान में आया था, और वो वेस्ट पाकिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आया था। आप इससे अंदाजा करें कि फॉक्सवैगन उस जमाने में बड़ी मशहूर कार थी। मेरे अंकल ने भी वही कार खरीदी थी अमेरिका से आने के बाद।
वो नई कार जो थी वो 32,000 की मिल जाती थी। ये 40 लाख का कंप्यूटर था जो आपके स्मार्टफोन से भी कम पावरफुल था। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, पूरा कमरा भरा हुआ था उससे। पंचिंग कहाँ पे होती थी, सीपीयू इतना बड़ा था, पूरी मेज की मेज, प्रिंटर उसके अलावा था, वो बहुत बड़ा था। तो हम वो जमा करा देते थे प्रोग्राम, दूसरे दिन उसका जवाब आता था। और जवाब क्या आता था, पहली दफा जब मैंने प्रोग्राम लिखा तो जवाब ये आया कि आपने कॉमा गलत लगाया है, इसलिए प्रोग्राम हॉल्ट हो गया, दोबारा से कॉमा लगाइए और दोबारा पंच कार्ड दोबारा जमा करवाइए। वो हमने किया तो उसने कहा जी अब आपने कोलन कहीं गलत लगा दिया है। तो मतलब हमें इंस्टेंट फीडबैक नहीं मिलती थी। अच्छा, मैं बोर हो जाता था। बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर हम बैडमिंटन खेल रहे हैं, अली भी बड़ा चैंपियन बनता है बैडमिंटन का, तो अगर हमें इधर से शॉट मारूं और वो अली को घंटे के बाद मिले या 2 घंटे के बाद मिले और वो ये सोचते ही रहे कि ये आ रही है चिड़िया, आ रही है चिड़िया, आ रही है चिड़िया, वो तो बोर हो जाएगा, वो तो नहीं खेलेगा। तो मैंने तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का वो कोर्स जो था उसमें मेरे बहुत ही खराब मार्क्स आए, इसलिए कि मुझे इंस्टेंट फीडबैक नहीं मिलती थी। ये इंस्टेंट फीडबैक जो है ना, कि आपको अपनी गलतियों का पता चल जाए, ये बहुत जरूरी होती है किसी चीज को समझने के लिए भी और गेम खेलने के लिए भी। कंप्यूटर गेम्स में अगर आपका प्रोसेसर स्लो हो, और आप आजकल कौन सा गेम खेलते हो भाई तुम? स्क्रैच नहीं, क्या फोर्टनाइट। फोर्टनाइट में तुम वो बंदे मारते हो, ये उसमें बंदे मारते हैं, अगर ये बंदे को मारे और वो 10 मिनट के बाद जाके गोली लगे उसको और वो मरे, तो फिर ये नहीं खेलेंगे। इसी तरह से हमें जो पढ़ाया जाता था उस वक्त, कैलकुलस भी और प्रोग्रामिंग भी और कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स, लॉजिक डिजाइन भी, उसमें ये चीज नहीं होती थी कि हम पढ़ते थे और हमें कितनी समझ आई है क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम के अंदर कितनी समझ आई है, उसकी फीडबैक हमें नहीं मिलती थी। तो इसकी वजह से हमारा ध्यान बढ़ जाता था, हमारा वो मसला जो था वो चलता रहता था। जब 1 हफ्ते के बाद या 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद फीडबैक आती थी, तो फिर देखें, जो आपके दिमाग में तजस्सुस होता है ना, वो उस वक्त अगर तजस्सुस हो, उसी वक्त आपको उसका जवाब मिल जाए तो कितना अच्छा हो। अगर बैडमिंटन की चिड़िया उसी वक्त आपके पास आ जाए तो आपको शॉट मारने का मजा भी आएगा, आप खेलेंगे भी सही, वरना आप नहीं खेलेंगे। इंस्टेंट फीडबैक जो है ये बहुत जरूरी चीज है, पेडागॉजिकली बहुत जरूरी चीज है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये होगी, दूसरा मैं एक और किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ कि ये मेरे जो पोते बैठे हुए हैं, इसमें आप देखें कि जो मेरे करीब बैठा हुआ है अली, वो तो एक कंप्यूटर पे काम कर रहा है, उसके साथ बैठा हुआ है आमिर, वो एक मोबाइल स्मार्टफोन पे काम कर रहा है, और उसके साथ बैठा हुआ है आदिल, जो एक एंड्रॉयड पे या आईपैड पे काम कर रहा है। अच्छा, ये टच सेंसिटिव है, राइट? आप ये अंदाजा करें कि मेरी नवासी, जो मेरी बहुत लाडली है, वो इस वक्त 1.25 साल की है, और वो अपनी पसंद का गाना स्मार्टफोन पर टच स्क्रीन की वजह से वो खुद से अपना गाना लगाती है और कहती है कि सब घट जाए, मैं अपनी उंगली से चलाऊंगी। उसको ये भी पता है कि अगर गाना चल रहा है तो उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, उस एडवर्टाइजमेंट को किस तरह से बंद करना है, किसी ने नहीं बताया उसको, खुद ही उसने सीखा है। ये GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कमाल है। हमारे जमाने में ये नहीं होती थी, हमारे जमाने में कमांड इंटरफेस होती थी, कमांड इंटरफेस, सी प्रॉम्प्ट होता था जिसमें आपको कमांड लिखनी पड़ती थी। अच्छा, एक आपको मैं मजेदार किस्सा बताऊं इसका। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये आइडिया किसका था? स्टीव जॉब्स का। स्टीव जॉब्स ने ये आइडिया शुरू किया और लोगों ने उस पे उसका मजाक उड़ाया।
मैं जब आईकेएस में था, आई इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, वहां पे एक डिपार्टमेंटल मीटिंग में डायरेक्टर साहब जब आए तो एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट वहां पे थे, मैथमेटिशियन। उन्होंने उनसे तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा कि सुना है आपने एक मैकिंटॉश खरीद लिया है। तो उन्होंने उसका, आपको पता है कि मैकिंटॉश वो पहला कंप्यूटर था जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पहली दफा लोगों ने देखी थी। वो माउस से ऑपरेट होता था और कमांड लाइन इंटरफेस उसमें नहीं था। सो इट हैज चेंज द क्या कहना चाहिए, द शेप ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स टू कम इन द फ्यूचर। तब्दील कर दिया था सारा कुछ। स्टीव जॉब के पास कोई डिग्री नहीं थी। जो पीएचडी मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस बड़े बड़े फन्ने खान बनते थे, वो कहते थे ये क्या बच्चों वाला काम किया है इसने। वो कहते थे कमांड लाइन इंटरफेस होना चाहिए ताकि कमांड हमारे पास रहे, सबके पास ना चली जाए। 1.25 साल का बच्चा शुरू हो गया कंप्यूटर इस्तेमाल करना, ये क्या बात हुई? अपोलोजेटिकली जवाब दिया कि हाँ, देखने में क्या हर्ज है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे जो मैथमेटिशियन उस वक्त थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट उस वक्त थे टॉप के, वो इस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को एक बच्चों का खिलौना समझते थे। उनको नहीं पता था कि इस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की वजह से कंप्यूटर को इस्तेमाल करना कितना आसान हो जाएगा। अब आपको दो बातें पता चली कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कितना इंपॉर्टेंट है कि एक 1.25 साल की बच्ची उसे इस्तेमाल करती है। ये जो बच्चे हैं ये मैथमेटिक्स का एक प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको कहते हैं जियोजेब्रा। जियो ज्योमेट्री के लिए और एलजेब्रा से जियोजेब्रा। अच्छा, वो उसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, तो इनके लिए ड्रैग एंड ड्रॉप से ये सारा कुछ कर देते हैं। इक्वेशन भी लिख सकते हैं ये, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप से सारा मसला इनका हल हो जाता है। इनको मुश्किल, अगर आप में से कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी हो उस जमाने में जब मैं पढ़ा करता था या 10 साल पहले, तो आपको शायद पता होगा कि इस तरह के मैथमेटिक्स सिखाने के या मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डिजाइन करने के, मिसाल के तौर पे आप एयरक्राफ्ट डिजाइन कर रहे हैं, उसके जो प्रोग्राम्स थे उनमें से एक का नाम था मैथमेटिका, एक का नाम था मैथ कैड। अच्छा, वो बड़े पावरफुल प्रोग्राम थे और उनकी विजुअलाइजेशन बड़ी कलरफुल होती थी। आप पूरा का पूरा जहाज उस पर डिजाइन कर सकते थे, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको ठीक ठाक आपकी प्रोग्रामिंग की नॉलेज चाहिए थी। 1.25 साल की बच्ची तो छोड़े, 10 साल का बच्चा भी, 8वीं जमात का बच्चा भी, 10वीं जमात का बच्चा भी मैथमेटिका या मैथ कैड इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जियोजेब्रा का कमाल ये है, जियोजेब्रा का कमाल ये है कि ये बच्चे उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसको एक गेम की तरह एंजॉय कर रहे हैं। इसमें ये गाड़ी भी चला सकते हैं, इन्होंने गाड़ी भी चलाई थी एक सर्कल में, याद है, और रेसें भी लगवाई थी। चलें जी, वो गाड़ी चला के पहले देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाएं, अब हम जरा इंटरेक्टिव सेशन करना शुरू कर रहे हैं। और उस इंटरेक्टिव सेशन के अंदर हम आपसे सवाल पूछेंगे और सवाल भी पूछेंगे और हम आपसे फीडबैक भी लेंगे। यार वो उसको सेव किस तरह किया हुआ था हमने उसको? ये रहा, अच्छा मिल आ गया, ये आ गया। ये देखें जी, जियोजेब्रा का से हम 2 गाड़ियों में रेसें लगवा रहे हैं। ये देखें 2 गाड़ियां नजर आ रही हैं ना आप लोगों को? ये मैं Yes. आप सारा Yes, आपसे sir. बात पूछने लगा हूं, इसलिए आप जरा तैयार हो जाएं अब। और आदिल इकबाल आप भी तैयार हो जाएं, सरफराज रजा तो खैर तैयार ही रहते हैं हर वक्त। ये ताहिर साहब आप भी तैयार हो जाएं। ये 2
दो सर्कल हैं। देखें, मैं आपको बच्चों का खेल दिखा रहा हूं जो मैंने इनके लिए बनाया था और इन्होंने चलाया था, लेकिन उसके पीछे मैं मैथमेटिक्स के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगा, उनका नाम लिए बगैर। और मैं ये देखूंगा कि आपकी क्या जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसमें वो है या नहीं है। अगर नहीं है तो मुझे उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। आपने कई चीजें मैथमेटिक्स में पढ़ी होंगी, लेकिन पढ़ना और बात होती है, अंडरस्टैंड करना और बात होती है। मैं अंडरस्टैंड करने की बात कर रहा हूं। ठीक है जी। तो अब आप सारा और आदिल आदिल इकबाल और सरफराज और ताहिर साहब, ये दो सर्कल हैं जिनके साइजेस बराबर हैं। ओहो, मैंने एक चीज तो की नहीं, वो तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी यार, वो रह ही गई बीच में। मैं आपके सामने जरा चला जाऊं यूट्यूब के ऊपर, और आपको जो हमारे सीनियर कुलीग थे वो आज आए नहीं, आ, उनको ये गाना बड़ा पसंद होगा। आ, ले आई फिर कहां पर, कहां पर किस्मत हमें कहां से। ये देखें जी। Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence ये is मैं grammatically इसको बात correct. करूं ना। हाँ जी। कहाँ से ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो ही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से, ले आई फिर कहाँ पर। ताहिर साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप भी शायद उस जगह पे आए हैं जहां पर पहले कभी आए थे, किसी से मुलाकात हुई है दोबारा से, हैं ताहिर साहब? कुछ यादें वाबस्ता हैं? देखें, गर्दिश जमाना जो है ना, ये कैलकुलस का सवाल है कि कितनी तेजी से जमाना या जमीन गर्दिश करती है। ताहिर साहब, सीरियस हो गए आप? तो याद आ गई है? वहीद मुराद, वहीद मुराद जिसे चॉकलेट हीरो कहते थे। बहार तेरा ये कौन सी अदा है, पूछेंगे आसमां से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहां से, ले आई फिर कहां। चलें जी, काफी हो गया गाना। मैथमेटिक्स में गाने भी सुना रहे हैं आपको, देखें जरा। अगर आप देख रही हैं, अगर आप देख रही हैं तो एक दफा फिर उस रास्ते पे आ जाइएगा।
अच्छा, ये मैसेज आपके लिए नहीं था, किसी और के लिए था, उसको इग्नोर कर दें। अच्छा जी, अब मैं इन गाड़ियों की रेस लगानी शुरू करता हूँ। ये डायामीटर रेस नहीं लगा रहा, ये डायामीटर दोनों सर्कल्स का बराबर है। यहाँ पर इस गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर मेरी कोई दोस्त बैठी हुई है, या मेरा कोई दोस्त बैठा हुआ है, और हम यहाँ से हाथ हिला के मिल के चलते हैं। और सवाल ये है कि ये गाड़ी घूम के इधर वापस आएगी, ये गाड़ी घूम के इधर वापस आएगी, क्या ये कभी यहाँ पर इसी जगह पे पहुंचेंगी कि हम दोबारा से एक दूसरे को देख सकें और हेलो कर सकें, हाथ हिला सकें? मेरा तो बड़ा दिल चाहता है कि मैं एक दफा फिर से उनको देख लूं। शायद साहब, आपका भी दिल चाहता है? जी बिल्कुल। कौन है वो खुशकिस्मत? फिलहाल कैलकुलस है। यार क्या बोरिंग बात की है तुमने, सारा मजा खराब कर दिया। चलो छोड़ो फिर। अच्छा जी, तो अब मैं ये गाड़ियां चलाता हूँ, ये स्पीड इस गाड़ी की अ, इस गाड़ी की वेरिएबल है ना? लाल वाली गाड़ी की वेरिएबल स्पीड है, दूसरे की गाड़ी वेरिएबल है। लाल गाड़ी एक ही स्पीड से चल रही है, दूसरी गाड़ी की स्पीड वेरिएबल है। सवाल यह है कि क्या मैं अपनी अपने अपनी अपनी दोस्त को कभी दोबारा जिंदगी में, मैं अब सारी जिंदगी गाड़ी चलाता रहूंगा, ले आई फिर कहां पर किस्मत हमें कहां पे कहां से, ये तो क्या वो जगह आएगी दोबारा से? ये वही जगह जहां पे हम पहले मिले थे? ये सवाल है। ठीक है जी। वो खातून हमारे साथ थी, वो तो शायद शर्मा के चली गई। नहीं, सारा नदीम है ना अभी? अच्छा जी, मैं गाड़ियां चलानी शुरू करता हूँ, स्पीड दोनों की बराबर है। मिल गए, देख लिया, तसल्ली हो गई। दोबारा मिल गए, दोबारा देख लिया, तसल्ली हो गई। ताहिर साहब, यस सर। तसल्ली हो गई या नहीं हुई? दोबारा देखना है? एक दफा फिर देख लिया। और कितनी दफा देखेंगे? हाँ जी। अच्छा, अब सवाल यह है कि मैं इनकी स्पीड को वेरी कर देता हूं, राइट? इनकी जो इसकी जो स्पीड है और इसकी जो स्पीड है, उसमें एक की स्पीड को मैं दुगनी कर देता हूँ। दुगनी करने का मतलब क्या होगा कि मैं 2 की बजाय क्या करूँ, मैं 4 कर देता हूँ स्पीड को। 3 करूंगा तो क्या होगा? अच्छा, 4 कर देता हूँ। ताहिर साहब, अब ये गाड़ियां मिलेंगी, कभी मैं अपनी दोस्त को दोबारा देख सकूंगा जिंदगी में या नहीं? लगा तो ऐसे है कि मिल जाएंगी किसी न किसी स्टेज पे। नहीं नहीं, ये आप देखें ना, ये आप उम्मीद के सहारे ना बैठे रहें। मैं आपसे कैलकुलस के हवाले से पूछ रहा हूँ, जरा थोड़ा मतलब ये कि जज्बाती तौर पे जो आप सोच रहे हैं ना कि अल्लाह करेगा तो हम मिल जाएंगे, वो बात छोड़ दें, कैलकुलस को ले आए बीच में। अब बताएं। मुझे लग ले रहा है आए कि हैं जी? मिल जाएंगी। मिल जाएंगी? ये आप क्यों कह रहे हैं कि मिल जाएंगी? कैलकुलस के किस बुनियादी असूल के तहत कह रहे हैं कि ये मिल जाएंगी? इश्क और आशिकी को छोड़ दें अभी फिलहाल, कैलकुलस की बात करें। वैसे दोनों बातें एक ही हैं, इसलिए कि जिन्होंने कैलकुलस किया वो इश्क करते थे कैलकुलस से। सर बेसिकली एक की स्पीड दुगनी है ना, तो हाँ जी, ये जो एच वाली है ये 2 चक्कर लगा लेगी लेकिन उसी जगह पे आ जाएगी। वेरी गुड। ये देखते हैं, ये देखें, 2 चक्कर लगा के वो आ गई उसी जगह पे। बड़ी चीज है भाई आप वैसे। हाँ, दिल चाह रहा था आपको मिलने का, इसलिए आपने ये फटाफट, इसको कहते हैं मोटिवेशन टू स्टडी। मोटिवेशनल साइकोलॉजी इनकी थी कि मैंने किसी ना किसी तरह उसकी शक्ल दोबारा देखनी है। अच्छा जी, आदिल इकबाल साहब, अब मैं कर देता हूँ इसकी स्पीड। यार ये 3 4 और ये बीच में नहीं होता कोई? हाँ?
अच्छा, मैं इसकी वो करनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके। इंक्रीमेंट आपने 1 की भी थी। हाँ, इंक्रीमेंट को खत्म कर देता हूँ। मैंने भी इसको इंटीजर डिफाइन किया था, तो नहीं वो खत्म कर जाऊंगा यहाँ से। हाँ हाँ, इंटीजर डिफाइन किया था आपने, वो 0.1 कर दें। 0.2 कर देते हैं। हाँ, ये मतलब हो जाए। अब हम अगर करें ये, हाँ जी, अब मिलेंगी जी। हाँ जी, आदिल इकबाल साहब, अब बताइए आप, क्या ये गाड़ियां अब मिलेंगी? जी, आदिल इकबाल, आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? आदिल इकबाल अनमूट नहीं है वो, जी। मूट है आदिल इकबाल। सारा नदीम, सारा नदीम, क्या ये गाड़ियां मिलेंगी? कैलकुलस में या मैथमेटिक्स में कौन सा सब्जेक्ट आपको ये सवाल का जवाब देने में मदद करेगा? दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ रियल प्रॉब्लम, दिस इज अ रियल प्रॉब्लम इन रियल लाइफ। आप कैलकुलस के जरिए से ये बताएं कि गाड़ियां मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। जी बताइए। अगर अगर एक की स्पीड दूसरे से दुगनी है, जैसे आपने कहा था ताहिर साहब, यस बॉस, यस सर। कहा था कि दुगनी है तो एक 2 चक्कर लगा लेगी, एक चक्कर लगाएगी तो फिर वो मिल जाएंगी। अगर 2.1 की स्पीड दूसरे से 2.8 टाइम ज्यादा है, फिर क्या सर होगा? सर 28वें चक्कर में ये दोनों मिल जाएंगी। क्या बात है जनाब, आपने मिलाना जरूर है वैसे। 28वें चक्कर में मिल जाएंगी, हाँ है जी। जी ये आदिल इकबाल जवाब नहीं दे रहे, सारा नदीम भी जवाब नहीं दी। सारा नदीम, आज कोई भी नहीं है। लग रहा है कि नहीं मिलेगी। सारा नदीम, ये मिल जाएंगी आपस में या नहीं मिलेंगी? बोलिए ना जनाब। ये बच्चों ने खुद गेम बनाया था, मैं उनको सिर्फ बताता गया था गेम बना लें, और ये सवाल फिर मैंने बनाए थे, इसलिए कि जाहिर है उन्होंने कैलकुलस के टॉपिक्स तो फॉर्मली नहीं पढ़े हुए ना, तो इसके अंदर बड़े मजेदार कैलकुलस के टॉपिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं जो आपने कई दफा पढ़े हैं, लेकिन आपको इस तरीके से पढ़ाए गए हैं कि आपको उनका इस्तेमाल नहीं आता। सारा नदीम, आप कुछ बोले ना, आप खामोश क्यों हैं? सारा, हाँ जी, मतलब कि जो ये वाइट वाली गाड़ी है, जरा जोर से बोलें प्लीज। मुझे लग रहा है कि नहीं मिलेंगी। नहीं मिलेंगे? वो जो है ताहिर साहब, वो कहते हैं 28वें चक्कर में मिल जाएंगे। वो एक चक्कर लगाएगा, वो 28 चक्कर लगाएगी तो मिल जाएंगे। अब ये बात मैं आपको कैसे समझाऊं सरफराज रजा, आप इसको सिंपल अल्फाज में बता सकते हैं? सर मैंने ये नहीं कहा कि 1 और 28, मैंने ये कहा कि जो है रेड वाली 10 चक्कर लगाएगी और दूसरी वाली 28 लगाएगी। ओ अच्छा, आपने ये कहा था, इसलिए कि पहले रेशो थी 2.8 डिवाइडेड बाई 1। आपने ऊपर भी 10 से ज़रब दे दी, नीचे भी 10 से ज़रब दे दी। जी ऊपर 28 हो गई, नीचे 10 हो गई। जी। जब वो 28 चक्कर लगाएगी तो वो 10 चक्कर लगाएगी, ऐसा ही है ना? और उस चक्कर में ये मिल जाएंगे। और उस चक्कर में आपका दिल खुश हो जाएगा। हाँ, जी मतलब ये एक दफा मिलेंगी। एक दफा मिलेंगी, बाद में भी मिल जाएंगी, बाद में नहीं मिलेंगी ताहिर? नहीं, बाद में मेरे ख्याल में तो ये फिर ठीक है। उस हिसाब से तो 5वें और 14वें चक्कर में भी मिल जाएंगी और फिर इस तरह मिलती रहेंगी।
नहीं 14वें चक्कर में तो नहीं मिलेंगी। ये अगर 10 चक्कर और 28 चक्कर, उसके बाद 20 चक्कर और 28 को 2 से ज़रब दे दें। सर 10 बटा दोनों को 28 2 से डिवाइड करें ना, हाँ। दोनों को 2 से डिवाइड करें तो भी वो 5 कंप्लीट इंटीजर बनता है, कब तब भी वो कंप्लीट इंटीजर बनता है। हाँ 5 बटा 14 पे मिल जाएगी। हाँ हाँ ये बेसिकली अगर आप इस 2.8 को रेशियो में कन्वर्ट करें तो ये बन जाता है 2.8 डिवाइड बाय 10, विच इज अगर मैं 2 का फैक्टर रिमूव कर दूं तो वो बन जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 5। तो ये फिर जब एक 5 कंप्लीट करती है तो एक 5 और 14 हो जाएगा प्लस, जब एक 5 कंप्लीट करेगी दूसरी 14 कंप्लीट करेगी, और फिर ये दूसरा 10 में 15 20 और वो दूसरा चलता जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद वो उसके इंटीग्रल मल्टीपल होता जाएगा, फिर आप उसे Yes. 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो होता जाएगा। नदी सारा आपको समझ आई ये बात? सारा बोल दें प्लीज। हाँ जी ये बात समझ आई है। क्या मतलब जो ये सर्कल का कितने राउंड्स करेगी वो वाली चीज समझ नहीं आई, लेकिन इस तरह से समझ आई है कि जब भी वो 2 राउंड्स कंप्लीट करती हैं देखिए ना सारा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट्स से कि अगर हम कहते हैं कि जो ए वाली यानी रेड वाली कार है, जब एक कंप्लीट करती है तो दूसरी 2.8 कंप्लीट है, यानी वो एक दफा कंप्लीट कर चुकी होगी, दूसरी दफा कंप्लीट कर चुकी होगी, फिर 0.8 और भी कर चुकी होगी, तो उस वक्त तो वो इकट्ठे नहीं मिलेंगे। अब जब वो दूसरी दफा कंप्लीट करती है तो वो पहले ही एक ही जगह पे मिलता है ना उन्होंने। हाँ जी, और वो हमेशा इस एक पॉइंट है जो कि इसका 0 डिग्री बनता है और इसका 180 डिग्री बनता है, राइट। तब बात यह कि जब अगली दफा जब इसे कंप्लीट करेगी तो वो 0.8 और आगे जा चुकी होगी, विच मींस वो 1.6 हो जाएगा, यानी वो दोबारा से 0.6 पे पहुंच चुकी। सो द थिंग इज कि हमने ऐसा इंटीग्रल मल्टीपल लेना है कि वो दोबारा अपनी उसी जगह पर आ जाए, सो इट हैज टू बी एन इंटीजर। अच्छा अब आप ये बताएं कि क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है, मैं अब असल सवाल के तरफ आता हूं। अब तक तो मैं इस सवाल को समझाने के लिए जो सवाल मैं आपसे पूछने लगा हूं उसकी तमहीद बांध रहा था, लेकिन प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, वो गाना भी मैंने इसीलिए लगाया था कि आप जरा थोड़ा सा आपका दिल रोशन हो जाए, दिमाग तो रोशन है। तो अब आपको प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या कोई ऐसी, सपोज लाल गाड़ी की स्पीड जो है वो 1 है, ठीक है, लाल गाड़ी की स्पीड 1 है और ये दोनों सर्कल्स बराबर हैं, तो डिस्टेंस कवर्ड तो बराबर ही होगा एक साइकिल में। दूसरी गाड़ी की स्पीड कोई ऐसी हो सकती है कि ये कभी ना मिले? ताहिर? सर दोनों सर्कल एक जैसे हैं? दोनों सर्कल जो हैं उनका सरकमफ्रेंस एक जैसा है, बिल्कुल बराबर है। सवाल यह है कि क्या एक गाड़ी की स्पीड 1 है, दूसरी गाड़ी की स्पीड क्या ये मुमकिन है कि आप उसकी स्पीड ऐसी सेट कर दें कि वो बेचारे जो आशिक और माशूक हैं वो कभी ना मिले? नो ये पॉसिबल नहीं है। नहीं है? नो नहीं है पॉसिबल, है पॉसिबल। नहीं सरफराज तो नहीं, आदिल इकबाल नहीं है, सारा नदीम से पूछते हैं। सारा वैसे ही बहुत आप दबी दबी बोलती हैं, जरा जरा खुल के सामने आए ना जी आप। ये एक स्टूडेंट फरजाना है, उनका भी कोई मैसेज है, उन्होंने भी ले लें। हाँ जी फरजाना नहीं है साथ हमारे? साथ है, उनका एक मैसेज भी आया तो उनसे ओपिनियन ले लें। तारिक, अच्छा तारिक भी है हमारे साथ। 10 स्टूडेंट है। तारिक तुम बताओ, तुम सुन रहे हो ये बातें? चुपके सुन रहे हो बातें? तारिक? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सर मैं ना एक्चुअली बाइक पर था, मैं थोड़ा लेट हो गया रास्ते में, ट्रैफिक वगैरह में। मैंने अभी भी ज्वाइन किया है। अच्छा ज्वाइन किया, तो अब ये जरा ताहिर साहब आप इसे जरा प्रॉब्लम बता देना। ये यार ये लेट ना हुआ करो, मुझे ये बहुत नापसंद है बात। ताहिर जरा प्रॉब्लम बता दें आप,
आशिक मिजाज भी हैं और मैथमेटिक्स भी आता है आपको। तारिक साहब, ये प्रॉब्लम ये है कि दो सर्कल्स हैं, इनका सरकमफ्रेंस बिल्कुल एक जैसा है। मैं गाड़ियां शुरू कर देता हूँ उसी जगह से। ये गाड़ी को मैं यहाँ से ले आता हूँ यहाँ पर, यहाँ से ये दो गाड़ियां शुरू हुई हैं यहाँ से, और इसकी स्पीड 1 है, इसकी स्पीड मैं चेंज कर सकता हूँ और मैं गाड़ियां चला देता हूँ। अब बताएं ताहिर साहब आपको। जी, तो तारिक साहब, जब ये इनकी स्पीड दोनों की एक होती है तो ये हर एक सर्कल पर मिल जाती हैं। तो सवाल ये है कि जब इनकी इसी जगह मिल जाती है, इसी जगह। तो हाँ जी, जब और वो हेलो हाय कर लेते हैं आप। बिल्कुल, और जब इनकी एक की स्पीड एक और दूसरे की वेरिएबल कर देती हैं तो वो किस राउंड पे मिलेंगे? और अभी हमारा ये सवाल चल रहा है कि क्या कोई ऐसा पॉइंट आएगा कि एक की हम कोई ऐसी स्पीड सेट कर दें कि ये कभी भी ना मिले। यार वो 2.8 का एग्जांपल दे देना, बाकी लोग जो आए वो भी, उनको भी समझ आ जाएगी जो आपने जवाब दिया था। तो 2.8 पे ये है कि ये हर हम अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें नहीं, पहले ये बता दें कि रेड गाड़ी की स्पीड 1 है और ग्रीन गाड़ी की स्पीड 2.8 है। जी, सवाल ये है कि क्या अब ये हेलो हाय करने के लिए मिलेंगे आपस में इसी जगह पर, और किसी जगह पे तो नहीं मिल सकते ना, ये इसी जगह पे मिलेंगे। बताइए जी, ताहिर साहब बताएं, एक्सप्लेन करें। तो ये जो एक्स एक्सेस है, इस पे ये किस राउंड पे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सवाल है हमारा। क्या कोई ऐसी स्पीड हो सकती है जिसपे ये कभी ना मिले? तारिक साहब बताइए, बोलिए ना। जी, मिल जाएंगे। मिल जाएंगे। जी, कोई स्पीड ऐसी नहीं हो सकती सफेद गाड़ी की जो हम सेट कर दें कि ये ना मिले? अच्छा, ना मिले। ना मिले, अशरफ या ये साहब, हकीकत में कभी ना कभी मिल जाएंगे? जाहिर है मैं फाइनाइट टाइम की बात कर रहा हूँ, 1 सदी तक तो तुमने जिंदा नहीं रहना। मैंने भी मैं तो खैर 2-3 साल तक ही जिंदा नहीं रहूंगा। तो मतलब कहने का यह है कि 1 सदी तक तो तुम इंतजार नहीं कर सकते कि जिससे तुम्हारी शादी होनी है वो तुम्हारे लिए बैठी रहेगी। हाँ जी, बताओ। कैन आई वेंचर अ गेस? सर, मेरे ख्याल में अगर वेलोसिटी, सलमान अमजद सर। जी बताइए। तो मेरे ख्याल में अगर वेलोसिटीज एक दूसरे का मल्टीपल होंगी तो फिर दे विल ऑलवेज आफ्टर सम टाइम। यार ये 2.8 को मल्टीपल कहेंगे आप? डिपेंड्स सर, अगर डिपेंड्स, आप इसको मल्टीपल कहेंगे या नहीं कहेंगे? सर, रेड की क्या स्पीड है? अगर 2.8 उसका मल्टीपल है तो रेड की स्पीड 1 है और ये ग्रीन की स्पीड 2.8 है। अगर आप 2.8 पे कहेंगे कि मिल जाएंगी तो मैं कहूंगा 2.813 है। अच्छा सर, मेरे ख्याल में तो इंटेग्रल मल्टीपल 1 का शायद नहीं है ये। तो नहीं मिलेगी, वो तो 2.8 भी नहीं है। तो सर फिर उस हिसाब से तो नहीं मिलनी चाहिए फिर। बताएं भाई, ताहिर साहब आप एक्सप्लेन करें। ये मिल जाएंगी क्योंकि हम ना इनका ले लेंगे, रेशो ले लेंगे, ठीक है। तो 2.8 तो पूरा सर्कल नहीं आएगी, हम जब 10 से मल्टीप्लाई से करेंगे तो एक रेड वाली गाड़ी 10 चक्कर पूरे करेगी और दूसरी गाड़ी 28 चक्कर पूरे करेगी। तो 28वें चक्कर में ये मिल जाएंगी। और जब हम 10 और 28 की रेशो लेते हैं तो ये क्योंकि दोनों 2 का मल्टीपल है तो हम इसको 2 से अगर डिवाइड करें, एक का जवाब 5 आ जाएगा, दूसरे का 14 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि रेड का जब 5वां चक्कर कंप्लीट होगा तो व्हाइट वाली गाड़ी का 14वां चक्कर कंप्लीट होगा, तो ये मिल जाएंगे। तो इसके मल्टीपल पे फिर ये हर 5, 10 पे भी, 10 और 28 पे मिलेंगे, फिर 15 और आगे इस तरह मिलेंगे ये। हाँ जी, अब आपका क्या ख्याल है जनाब? सही कह रहे हैं सर, मेरी लॉजिक थोड़ी रह गई है बेचारी। नहीं, आपकी लॉजिक बिल्कुल ठीक थी। आप इस पे कायम रहें कि मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि क्या कोई ऐसी, रेड की स्पीड तो हम 1 ही रखते हैं,
क्या ग्रीन की कोई ऐसी स्पीड हो सकती है कि ये ना मिले? हम नहीं चाहते कि ये आशिक और महबूब आपस में मिले दोबारा। सर मैं सोच रहा था इसको वो ट्रेडिशनल फिजिक्स के फॉर्मूले पे S इज इक्वल टू वी टी के बेसिकली डिस्टेंस जो है दैट हैज टू बी सेम आफ्टर सेम पैसेज ऑफ टाइम। तो अगर डिस्टेंस सेम होने के और डिस्टेंस हैज टू बी इंटीग्रल मल्टीपल, जो S है ग्रीन गाड़ी का और S रेड गाड़ी का जो है वो एक दूसरे का मल्टीपल होने चाहिए। उसमें t कांस्टेंट होगा बिकॉज दे हैव टू मीट एट द सेम टाइम। तो इसका मतलब मैंने ये निकाला था कि v जो है दैट आल्सो हैज टू बी एन इंटीग्रल मल्टीपल। अगर मल्टीपल नहीं होगा तो फिर आई एम श्योर देयर मस्ट बी कोई वैल्यू होगी जिस पे कभी कन्वर्ज नहीं करेगा। s जो है वो दोनों का 2.8 भी इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। सही कह रहे हैं सर, ये मैं वही कह रहा हूँ, मेरी लॉजिक रह गई यहाँ पे आगे। तो फिर आप ये बताएं कि क्या कोई स्पीड ऐसी, देखिए हम मैथमेटिक्स के, ये लगता तो ऐसा है कि हम गेम की बात कर रहे हैं, लेकिन हम मैथमेटिक्स के एक बड़े इंट्रिकेट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं की तरफ से और हम ये देख रहे हैं कि क्या वो कॉन्सेप्ट आपका पक्का है या नहीं है। मैं उस कॉन्सेप्ट का नाम नहीं लूंगा, मैं ये देख रहा हूं कि आप उस कॉन्सेप्ट को जो आपने कई दफा पढ़ा है, वो आपने वो कॉन्सेप्ट आपको कई दफा पढ़ाया गया, आपका कोई कसूर नहीं है इसमें, आपको वो कॉन्सेप्ट सिर्फ रटाया गया है। इसी वजह से अब जहां जरूरत पड़ी उस कॉन्सेप्ट की तो आप उस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मसला ये हो गया है। तो मैं अब आपसे कह रहा हूं कि अपना जरा दिमाग खोलें और इस सवाल का जवाब देने के लिए जरा मेरी मदद करें। मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ, मेरी सोच जरा क्या कहते हैं सटिया गया है इंसान कि क्या कोई स्पीड ऐसी हो सकती है रेड वाली गार्ड की कि जिस पर ये आपस में कभी ना मिले। कभी ना मिले का मतलब ये कि 40-50 साल तक ना मिले। कौन बैठा है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हाँ जी, मैं कुछ जवाब दे सकता हूँ? नहीं अभी सरफराज आपका जवाब अभी नहीं। आपने जवाब नहीं देना, आप ऐसे कमेंट कर दें, कोई मिसलीडिंग कमेंट करें तो बहुत ही अच्छा है। मेरे ख्याल में सलमान साहब जो बात कर रहे थे ना कि कोई इंटीग्रल मल्टीपल वाली, वो बात ठीक तो थी लेकिन वो बात ठीक नहीं थी। और मैथमेटिक्स में अक्सर यही होता है कि बात ठीक भी होती है और ठीक नहीं भी होती। ये जो हमने मैथमेटिक्स को बना दिया ना कि ये 10/10 नंबर है या 0/0 है, ऐसा कुछ नहीं है। एक और हिंट दे देता हूं मैं कि अगर मैं उन दोनों की रेशो लूं तो कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों इंटीजर नहीं होने चाहिए। अच्छा तारिक आप बताएं जी, अब ये इन्होंने हिंट तो दे दिया, इससे पहले कि आप इसको प्रोसेस करें मैं जान के डाइवर्ट करने के लिए तारिक पे जा रहा हूं। तारिक बताएं क्या ये मिलेंगे कि नहीं? जी सर, कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे। यार तुम्हारी अभी मंगनी हुई है ना, तो तुमने तो ये कहना ही कहना है ना जी, निकाह हो गया, निकाह हाँ? हो गया, निकाह हुआ है। निकाह हो गया, चलो जी अब तो निकाह ही हो गया। तो फिर ये मुझे बताओ कि अगर इन दोनों की गाड़ियों की स्पीड का रेशो P/Q है, where P and Q are integers, सलमान अमजद साहब जी सर। हाँ, अगर P और Q है, इन दोनों का रेशो P/Q है जी, तो फिर क्या, और P जो है वो कोई इंटीजर है, Q भी कोई इंटीजर है, तो क्या ये दो गाड़ियां आपस में मिलेंगी या नहीं? सर एज लॉन्ग एज मेरा ख्याल है कि जब तक इनकी वेलोसिटी का रेशियो इज आल्सो P/Q। यार वेलोसिटी की तो बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो देन हाँ, तो देन P/Q उस वक्त मिलेगा
if the ratio between the number of circles is also P or Q. तो मतलब वो P चक्कर लगाएगा तो वो Q चक्कर लगाएगा। Exactly. जो absolutely ये मेरा ख्याल ये है, क्योंकि टाइम जो है that has to be the same. ना ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि P और Q जो है वो इंटीजर्स नहीं है बल्कि रैशनल नंबर्स हैं। एक है 1.356, एक है 3.9234। अब बताएं क्या होगा। ताहिर साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे पता है आपको इसका जवाब पता चल गया है, शक्ल से पता चल जाता है। मुझे इतना तो बेवकूफ नहीं हूं मैं। नहीं, आप बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। नहीं, मैं बहुत बेवकूफ हूँ। नहीं। हाँ जी, बताएं सिर्फ क्या नाम है आपका? असलम साहब, क्या नाम है? सलमान साहब, बताएं जी। ऊपर रैशनल नंबर्स हैं जी, अगर रैशनल नंबर्स हैं, मतलब ओके, तो अगर हमारी वेलोसिटी की रेशियो जो है वो कुछ भी हो सकती है। अगर ऊपर भी एक रैशनल नंबर है, नीचे भी एक रैशनल नंबर है। अच्छा, सलमान साहब को बुद्धि हो रही है ताहिर साहब को कि किसी तरीके से वो 10 की पावर से मल्टीप्लाई करें, ऐसे ही हो रहा है ना? जी। हाँ जी सर, मेरे ख्याल में मिल जाएंगे, बिकॉज अगेन द प्रिंसिपल हैज टू बी के डिस्टेंस कवर्ड एंड द वेलोसिटी रेशियो। अब अच्छा, आप फॉर्मूले पे बहुत जल्दी चले गए। हाँ जी, फॉर्मूले पे इतने जल्दी ना जाया करें, इसलिए कि फॉर्मूले पे जल्दी जाना जो है वो एक हमारे निसाब को जिस तरह से पढ़ाया जाता है उसमें ये एक बड़ा सीरियस मसला है कि प्लग एंड चग हम फौरन करना चाहते हैं। जी, वो रट्टू तोते बने हुए सर, हम क्या कर सकते हैं वो। सर मैं कमेंट कर सकती हूँ? जी बोलिए सारा साहबा, आपका तो बड़ी बात है, आपने जबान खोली है आज। सर मैं फरजाना बोल रही हूँ। अच्छा, फरजाना बोल रही हैं। अच्छा, मैं समझा सारा नदीम बोल रही हैं। सारा नदीम की तो आवाज ही नहीं निकलती। सर मैं कहना चाह रही थी कि अगर P ओवर Q है और ये रैशनल नंबर है तो ये रिकरिंग डेसिमल होंगे और ये किसी ना किसी इंटरवल पे जाके रिपीट होंगे। तो ये जब तक ये रिपीट हो कैसे एक 1.3781, एक जो है 7.8923। सर जब तक इनको 10 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे और उनकी रेशियोज कम करते रहेंगे, उनकी रेशियो बनती रहेगी। उनको 10 से मल्टीप्लाई करते रहे अंटिल के वो इंटीजर बन जाए। जी, यही कह रहे हैं ना आप? जी। तो फिर वो वही बात हो गई जो इंटीजर्स की थी। जी, वो मिलते रहेंगे। जी, मिलते रहेंगे, मिल जाएगी ना गार। अच्छा जी, तो आपको पता चला हम आज डिस्कस क्या कर रहे थे? हमने आपको बताया ही नहीं, हम नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे थे। सही। हमने रैशनल नंबर की बस समझ आई थी। है जी, रैशनल नंबर की समझ आई थी और इंटीजर्स की। इंटीजर की समझ नहीं आई। इंटीजर और रैशनल नंबर की समझ आई थी, लेकिन नंबर सिस्टम तक गैस नहीं गया कि वो नंबर सिस्टम से स्टार्ट हो रहा है। ये नंबर सिस्टम ही है ना इसके अंदर। अब असल सवाल अब आता है जनाब। सवाल ये है कि कोई गाड़ी, लाल गाड़ी 1 की स्पीड से जा रही है, क्या ये ग्रीन गाड़ी की स्पीड कोई ऐसी हो सकती है कि वो कभी ना मिले? सर अगर P ओवर Q की फॉर्म में और Q 0 आ जाता है, अगर मगर की बात ना करें आप, इरेशनल नंबर। सर P ओवर Q की फॉर्म ले लेना हम। तुम तो चुप रहो, तुमने नहीं बोलना। सर P ओवर Q की फॉर्म ले रहे हैं ना, तो Q अगर 0 आ जाता है, मैंने नहीं कहा P और Q, मैंने कोई नहीं कहा P और Q की फॉर्म ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ग्रीन फील्ड के ऊपर जो गाड़ी चक्कर लगा रही है उसकी कोई स्पीड आप ऐसी ले सकती हैं। रेड कार की स्पीड तो 1 है, तो अब इनकी रेशो वही होगी ना जो ग्रीन वाली कार की है, ठीक है ना? जी। एक की तो स्पीड 1 हो गई। तो अब आप बताएं कि क्या इसकी स्पीड कोई ऐसी हो सकती है जिस पर ये कभी ना मिले? अभी आप खुद ही लॉजिक दे रही थी। अगर अंडर रूट की फॉर्म में कोई चीज ले लें, जैसे इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर वो रिपीट नहीं होंगे। वो रिपीट नहीं होंगे।
रिकरिंग नहीं होंगे वो, और रिकरिंग वो नहीं होंगे। ओवर की उनकी रेशो नहीं ना ली जा सकती, पी ओवर क्यू के उनको फॉर्म में ही नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब ये इर्रेशनल नंबर इसलिए इजाद हुए थे कि कोई दो बंदे आपस में मिल ना सके। नहीं, अगर यानी अगर हम ये पॉइंट ले लेते हैं तो फिर तो वो उनकी रेशो ही नहीं बनेगी। यार ये क्या बात कर रही हैं सलमान, ये कुछ जो कह रही हैं आपको कुछ समझ आ रहा है? नहीं सर, आई एम स्लाइटली लॉस्ट बिकॉज इररेशनल नंबर्स मेरे आई मीन उनकी डेफिनेशन मेरे ख्याल में तो थोड़ी डिफरेंट थी। वो आप इररेशनल नंबर्स हम नेगेटिव नंबर्स के अंडर रूट को कहते थे सर। मेरी बहुत डेटेड है। दे आर इमेजिनरी नंबर्स। अच्छा, दोस आर इमेजिनरी नंबर्स, सॉरी। इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं, और बड़ी अजीबोगरीब किस्म की डेफिनेशन है, और ये आपको रटाई गई, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको नहीं बताए गए। आप जरा देर से आए, हमने एक बड़ा अच्छा गाना भी सुना था। नहीं सर, मैं सुन रहा था वो गाना। सुन रहे थे गाना? लेकिन आपकी उम्र तो माशाल्लाह बहुत थोड़ी है अभी। आप उस जमाने में तो नहीं होंगे जवान जब ये गाना बना था, ले आई फिर कहां पर किस्मत हमें कहां से। उस वक्त सर बचा होगा। ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहां से। जी जी। तो इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये है कि उनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ओके ओके। इसका मतलब है जी, नहीं प्लीज कंटिन्यू जी। अब अगर पी और क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, तो जो ताहिर साहब ने गुर बताया है कि आप पी और क्यू की फॉर्म में अगर किसी नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो आप चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इंटीजर हो, आप उसको 10 से ज़रब देते जाएं अगर वो रैशनल नंबर है, यहां तक कि वो इंटीजर ना बन जाए। बिल्कुल। तो इन दैट केस तो सर फिर आई थिंक देयर विल ऑलवेज बी अ पॉइंट जहां पे दोनों गाड़ियां मिलेंगी, एक्सेप्ट इर्रेशनल नंबर्स। एक्सेप्ट इररेशनल नंबर, जी बिल्कुल। तो ये फर्क है इर्रेशनल नंबर होने का कि आप अपनी महबूबा से दोबारा नहीं मिल सकते। स्पेशली जी अगर महबूबा के वालिद साहब इररेशनल हो तो वो देखें, वो तो हमेशा इर्रेशनल होते हैं। अब इतना तो आप में इतना तो जुर्रत होनी चाहिए कि मार खाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमारे साथ और कौन है सारा के अलावा? क्या नाम था आप खातून का? फरजाना है, अरूज है, अदील, तारक। फरजाना, आपको समझ आ गया इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन? जी सर आ गई है। तो इर्रेशनल नंबर्स जो हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो जिनको P over Q, where P and Q are integers or rational numbers, does not matter, की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। और कई सौ साल लगे थे मैथमेटिशियंस को ये जानने के लिए कि मतलब शुरू में तो वो सिर्फ इंटीजर्स ही समझते थे कि नंबर्स हैं, बाद में रैशनल नंबर्स भी नंबर लाइन में शुमार हो गए, नंबर सिस्टम में शुमार हो गए, बाद में इर्रेशनल नंबर्स भी उसमें शुमार हो गए, और उसके बाद इमेजिनरी नंबर्स भी बीच में आ गए। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं सलमान साहब, आप कुछ बताएंगे? आपने इमेजिनरी नंबर्स का जिक्र किया था, आपको लगता है कुछ शौक है इमेजिनरी नंबर से खेलने का? नहीं सर, वो मैंने सारा नॉलेज बयान कर दिया सर अपना जितना मुझे पता था। यही सर कि बेसिकली दीज आर मैथमेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स और यूजफुल फॉर सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशंस, बट ऑब्वियसली नंबर लाइन पे एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते। नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते। जी जी। लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। राइट राइट। अच्छा, वैसे इरेशनल नंबर कभी आपकी कैलकुलेशन में आया है? नहीं सॉरी, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर सर मेरे ख्याल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वन ऑफ द सॉल्यूशंस इज एन इमेजिनरी नंबर। अगेन आई एम ट्राइंग टू रिकॉल माय हाई स्कूल अलजेब्रा, तो कुछ पुरानी बातें कर रहा हूँ मैं। ठीक बात है। अच्छा, अब ये जो कारें आपके सामने चल रही हैं, मैं इनको स्पीड इनकी बराबर कर देता हूँ, 2 पे इनकी स्पीड बराबर हो जाती है, और मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ। सवाल ये है
और इस सवाल का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। मतलब हमारे मेरे ख्याल में 2-3 लेक्चर सिर्फ इस सवाल के जवाब में ही लग जाएंगे, और अगर इस सवाल का जवाब हमने दे लिया तो मैं समझूंगा कि हमने इस वर्कशॉप का मकसद हल कर लिया। इतना अहम सवाल है ये। ताहिर साहब, आपसे आपसे मैं पूछता हूँ, सवाल मैं आपको पहले बता दूं। यहाँ लाहौर में अगर आप रहते हैं या इस्लामाबाद में रहते हैं, पिंडी में रहते हैं, फैसलाबाद में रहते हैं, गोल चक्कर तो आपने देखे होंगे। जहाँ लाल बत्ती नहीं लगी होती वहां गोल चक्कर होते हैं। सलमान इकबाल, हाँ, गोल चक्कर तो देखे हैं ना? जी जी बिल्कुल सर। अच्छा, फर्ज करें कि आप गोल चक्कर में चक्कर लगा रहे हैं और गाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। ये सामने आपके गाड़ी घूम रही है। क्या फोन कर सकते हैं? अच्छा, मैं बारी बारी पूछ लूंगा सबसे। हाँ, कैसे अच्छा अभी साइड बाद में। हाँ जी, बताएं जी। पहले सबसे मैं सलमान इकबाल, सबको मैं सवाल पेश कर देता हूँ, फिर बारी बारी में उनसे पूछूंगा कि इसका जवाब क्या है। क्यों है वो बाद में पूछेंगे, क्या है वो आपकी गट फीलिंग में पूछना चाह रहा हूँ। आप सलमान साहब, आप फॉर्मूले पे जंप ना कीजिएगा प्लीज। अंडरस्टूड सर। मैं आपकी आपकी जो गट फीलिंग है ना, यानी एक फीलिंग होती है ना थोड़ी सी, जी यार जी ये बंदा शक्ल से मुझे बड़ा भारी किस्म का लगता है, ठीक है जी, होती है ना? बिल्कुल जी। तो मैं वो वाली गट फीलिंग आपसे पूछना चाह रहा हूँ। राइट। ठीक है, ये बताइए कि ये गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, राइट एंड द स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर, राइट सर। और ये जो रेडियस है इसका, ये 1 किलोमीटर का है। ओके रेड रेड ये जो सर्कल है इसका राइट रेडियस 1 किलोमीटर का है। ठीक है जी। राइट सर, ठीक है जी। मुझे ये बताइए कि क्या कार की का एक्सेलरेशन है या नहीं है। सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक गाड़ी चल रही है, उसके स्पीडोमीटर की रीडिंग कांस्टेंट है 30 किलोमीटर पर आवर। आप चला सकते हैं ना गाड़ी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, और उस गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट है 30 किलोमीटर, स्पीडोमीटर की रीडिंग कांस्टेंट है, वो एक गोल दायरे में चल रही है जिसका के रेडियस 1 किलोमीटर है। क्या उस गाड़ी में एक्सेलरेशन है या नहीं है? सबसे पहले ताहिर साहब हाँ या नहीं में जवाब दें। ताहिर साहब हाँ या नहीं में जवाब दे दें। नो सर, नहीं है एक्सेलरेशन। नहीं है, जीरो है। जीरो। सलमान अमजद, सर मैं अगेन दो जवाब दे सकता हूँ। मेरी गट फील है कि नहीं है, बट आई ऑल्सो नो कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एनीबॉडी नो वी डोंट गो इनटू टर्मिनोलॉजी। ठीक है सर, तो मेरा गट फील है कि नहीं है जी? एक्सेलरेशन नहीं है। नहीं। सारा नदीम, नोट कर लिया कितने। सारा नदीम, एक्सेलरेशन है या नहीं है? नहीं हैं? नहीं है। यार ये तो आप ये ताहिर ने आपको बेवकूफ बना दिया, तो आप सलमान ने उसकी आगे बात को पे वो कर दिया, तो अब आप इनके पीछे ना लगे। इनके पीछे लगेंगी तो और मसला पड़ जाएगा। सर पहले ये सवाल करें कि एक्सेलरेशन है क्या? ये तो मुझे भी नहीं पता क्या है एक्सेलरेशन। चले मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या चीज है? ये तो मैं नहीं बताऊंगा, इतना पागल तो नहीं हूं मैं। अच्छा, वो दूसरी खातून का क्या नाम है? फरजाना। फरजाना और उरूज, आप बताएं। फरजाना बताएं पहले, एक्सेलरेशन है या नहीं है?
सर अगर कांस्टेंट स्पीड से है तो फिर नहीं अगर है। अगर अगर मगर की बात ना करें जी, सर कांस्टेंट स्पीड है इस वजह से नहीं है। मुझे अगर मगर की बात ना करें, मैं कहता हूँ स्पीडोमीटर की रीडिंग कांस्टेंट है। सर मैंने ये अमान भी यहीं पर है। कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन है कि नहीं है? कांस्टेंट स्पीड की वजह से नहीं है। मैं वजह तो पूछ नहीं रहा आपसे, मैं तो आज पूछ रहा हूँ नहीं है एक्सेलरेशन। सर, नहीं है। सर सारा नदीम, अच्छा जी, ये सवाल मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट से, टीचर्स से पूछा, और उनमें से 80% लोगों ने कहा एक्सेलरेशन नहीं है, और 20% ने कहा कि एक्सेलरेशन है। तो मैंने पूछा कि एक्सेलरेशन क्यों है, तो उन्होंने कहा जी इसलिए कि वेलोसिटी जो है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक स्पीड होता है, मैग्नीट्यूड होता है जिसे हम स्पीड कहते हैं, वो स्पीडोमीटर पे नज़र आता है, और एक उसकी डायरेक्शन होती है। अगर स्पीडोमीटर की वैल्यू चेंज हो रही है तो भी वेलोसिटी चेंज होती है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है फिर भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का जो एक कंपोनेंट है, जो डायरेक्शन है, वो चेंज हो रहा है, जो उसका मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा, इसलिए एक्सेलरेशन है। ये मैंने कोई 20 कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, टॉप यूनिवर्सिटीज के 20% लोगों ने कहा कि एक्सेलरेशन है, और उन्होंने वेलोसिटी की डेफिनेशन मुझे बता दी कि उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने उनसे कहा ठीक है, आपको अब मैं पकड़ता हूं ना। मैंने कहा अच्छा जी बताएं फिर एक्सेलरेशन होगा कितना, निकालेंगे कैसे? जब मैंने उनसे ये कहा, मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाह रहा कि आप लोग कहेंगे हम भी नहीं निकाल सकते, लेकिन मैं उनका आपको जवाब बता देता हूँ, डिस्करेज ना होइएगा, आप निकाल सकते हैं, आप उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो जो 20% थे वो भी मुकर गए, उन्होंने कहा नहीं जी एक्सेलरेशन है ही नहीं, ये निकालना निकालना का चक्कर जो है ये मसला पड़ गया ना उनको। तो अब आप मुझे बताएं जी कि बात यह है कि स्पीड इसकी कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी पे डायरेक्शन भी होती है, और डायरेक्शन तो इसकी चेंज हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन तो होए हुए। ताहिर साहब अब आप जरा बोल लेना जनाब। यस सर। हाँ जी, ये वीयू का लेक्चर नहीं है जी। क्या सर बोलना है? मैं मिस कर दिया मैंने। हाँ, अब तो आप यही कहेंगे मैंने मिस कर दिया है। एक्सेलरेशन की वैल्यू बताएं। एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन मैंने आपको बता दिया कि है, निकालेंगे कैसे उसको? ये तो अब सोचने वाली बात है, अभी तक तो समझ नहीं आ रहा। आदिल इकबाल साहब, या तो आप इस जी पोजीशन सर। पे चले जाए ना वापस कि जी एक्सेलरेशन तो जीरो है। वो तो मैंने आपको बता दिया जीरो नहीं हो सकता, इसलिए कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। चेंज इस वजह से हो रही है कि स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। आदिल इकबाल साहब कुछ थोड़ा सा बता दें, हम किसी तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसकी दुम ही पकड़ लेना। वो दुम किसी तरह पकड़ी गई ना अगर, तो मसला हल हो जाएगा। बिल्ली की दुम कभी पकड़ी है आपने? नहीं सर, बिल्ली अभी की तक दुम नहीं पकड़ी। पकड़ के देखें, पता चल जाएगा आपको। सर गट फीलिंग तो यही थी कि नहीं है एक्सेलरेशन, लेकिन जो लॉजिक आपने बताई है उसके मुताबिक तो नहीं मैंने नहीं बताई है, देखें मेरे पे मुझे ना ब्लेम करें खामखी, मैं ऐसे ही खामखी मारा जाऊं। वेलोसिटी की डेफिनेशन ये जी, है कि उसमें डायरेक्शन है उसकी चेंज स्पीड हो भी रही है। होती है, डायरेक्शन भी होती है। तारिक साहब आप सुन रहे हैं? तारिक, जी सर सुन। हाँ जी बताइए, एक्सेलरेशन है या नहीं है? नहीं है सर। चले यार, मैंने कहा है वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन तो होगा, वो निकालेंगे कैसे?
यार मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कर दी कि आपसे पूछ लिया हो कि आप कहते हैं अल्लाह है, मैं कहूँगा अल्लाह को दिखाएं तो आप कहते नहीं अल्लाह नहीं है। अल्लाह तो है यार, सब तो नजर आता है। Let me venture a guess. तो नहीं है जी So, let me venture a guess. This will be linked to rate of change of direction. रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन, ये आपने कोई नई बात बताई है, वैसे आप हैं इंटेलिजेंट आदमी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन मतलब ये तो मेरे ख्याल में पॉलिटिशियंस के बारे में तो कहा जा सकता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन तो उनकी इन्फिनिट होती है सर। इस पार्टी में जा रहे हैं कभी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, स्पीड भी कांस्टेंट है। तो यहां तो गाड़ी की बात कर रहे हैं जी, पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहे। हाँ जी चलें, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ये तो बड़ा सिंपल सा यार हाई स्कूल का सवाल है जिसको हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं आपके सामने वो प्रॉब्लम्स लेकर आऊंगा जो मैंने पिछले 15-20 सालों में जो रिसर्च की है, और मैंने देखा है कहाँ जाके हमारी कन्वेंशनल एजुकेशन फेल हो जाती है। हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आपको अगर इसका जवाब समझ नहीं आ रहा या आपसे बिल्ली की दुम नहीं पकड़ी जा रही, इसमें आपका बिल्कुल कोई कसूर नहीं है। इसमें आप किसी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला ना हो। कसूर है मेरा क्या मतलब ये कि उन टीचर्स का जिन्होंने आपको इस तरीके से पढ़ाया है कि आपसे कोई भी नई बात पूछी जाए आसान से आसान, तो आप इस काबिल नहीं है कि अपनी नॉलेज को उस नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। आप फॉर्मूले पे जंप करने की कोशिश करते हैं। आप फॉर्मूले पे क्या नाम है आपका, असलम साहब? हाँ सलमान अमजद। अगर फॉर्मूले पे जंप करें तो फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, द मैग्नीट्यूड एंड द initial velocity magnitude is zero, so acceleration is zero. मगर डायरेक्शन चेंज हो रही है यहाँ पे। तारिक क्या करें बताओ? तुम्हारी मैंने शादी नहीं होने देनी अगर इसका जवाब नहीं दिया तो। हाँ जी फरजाना, जी सर। बोलो ना अब। सर डायरेक्शन तो अब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है, लेकिन अब नेक्स्ट समझ नहीं आ रही कि ये क्वेश्चन नेक्स्ट कैसे होगा। कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन? आपकी कभी आप शादीशुदा हैं? नहीं सर मैं स्टूडेंट हूँ। अभी आप स्टूडेंट हैं। जो लोग शादीशुदा हैं, ताहिर आप शादीशुदा हैं? नो सर। यार कोई यहाँ शादीशुदा सरफराज के अलावा कोई भी शादीशुदा नहीं है? सलमान साहब हैं? जी जी बिल्कुल सर। अच्छा अगर आप एक डायरेक्शन में चल पड़े और आपकी बीवी दूसरी डायरेक्शन में चल पड़े तो मसला पड़ जाएगा ना फिर। नहीं सर, आप सीधा बेगम की डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, ऐसी क्या बात है? सर हम पीछे मुंह करके मैं उनकी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। ये यूनिवर्सल रूल बताया है ना। बल्कि वो दुपट्टा पकड़ के क्यों नहीं चलना शुरू हो जाते हैं अंधों की तरह लकड़ी लेकर? सर अभी बेचारे अभी कुछ लोगों को खुशफहमियां हैं सर, वो अभी बाकी रहने दें उनकी। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम जो है इसके लिए आपके पास मसला ये है कि जो प्रायर नॉलेज होनी चाहिए थी, जो बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए थी, वो नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मैंने ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के मैथमेटिकल सेंटर ऑफ मैथमेटिक्स में पीएचडी स्टूडेंट्स और पीएचडी टीचर्स के सामने पोज किया, एंड नन ऑफ देम वाज एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सॉल्व तो करना बात की बात है यार, उनको बिल्कुल मतलब कोई समझ ही नहीं थी इस प्रॉब्लम की। और इसकी समझ इतनी खूबसूरत है, इतनी एलिगेंट है कि जो कैलकुलस के अंदर आपने वो सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। मजे की बात यह है, बस आपने जिक्सॉ पजल खेला होगा जब बच्चे होंगे, या आपके बच्चे खेलते होंगे, या आपके छोटे भाई बहन खेलते होंगे,
कि जिक्सॉ पजल जब इकट्ठा होता है ना फिर पूरी तस्वीर बनती है। उसके उसके जिक्सॉ पजल्स को अलग अलग आप कर दें तो तस्वीर पूरी नहीं बनती कभी भी। तो आपने वो अलग अलग पीसेस तो देखे हुए हैं, उन पीसेस को इकट्ठा कभी नहीं किया आपने, और जब तक इकट्ठा नहीं करेंगे जब तक वो तस्वीर नहीं बनेगी। ताहिर साहब आप बड़ा मीनिंगफुल मुस्कुरा रहे हैं, क्या चक्कर है? हाँ सर जी, मैं लेक्चर एंजॉय कर रहा हूँ। लेक्चर एंजॉय कर रहा हूँ, ये तो बड़ा अच्छा जवाब है, लेकिन इसमें क्या चीज एंजॉय कर रहे हैं आप? सर ये जो आप पजल क्वेश्चन कर रहे हैं इनको एंजॉय कर रहे हैं आप। अच्छा, मैं दोबारा से उस पर चला जाता हूँ, मूवी के ऊपर जो हम कंप्लीट करना चाह रहे थे। ओके, हम बात कर रहे थे, यस, पार्ट 2। हाँ जी, हम यहाँ पे थे जी। गाड़ी की ये मजे की बात यह है कि जियोजेब्रा इस्तेमाल करने से दो बातें होती हैं। एक तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती, कोई बच्चा इस्तेमाल कर सकता है। एक बात, दो नहीं तीन बातें हैं बल्कि। एक बात तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आप उंगली से। दूसरी बात यह है कि इंस्टेंट फीडबैक मिलती है आपको। वही चीज जो हम 24 घंटे के बाद हमें कंप्यूटर पे मिलती थी, वो उसी वक्त मिलती है। शटल कॉक उसी वक्त वापस आ जाती है। कितनी बड़ी बात है। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि जियोजेब्रा जो है वो ना सिर्फ किसी कंप्यूटर पे बल्कि एंड्रॉयड पे, आईपैड पे और स्मार्टफोन पे भी चल सकता है, किसी पे भी चल सकता है ये। और ये डाउनलोडेबल है, जरूरी नहीं कि आपके पास इंटरनेट हो इसके लिए। हम सारा ये कोर्स जियोजेब्रा पे करेंगे। तो वो सवाल जो था कि कैलकुलस कैसे, वो हम ऐसे करेंगे, एक गेम की तरह करेंगे। अच्छा, जियोजेब्रा, मैथकैड या मैथमेटिका या जो भी इस तरह के प्रोग्राम्स थे, अभी भी शायद अवेलेबल हों, तो बड़े एक्सपेंसिव प्रोग्राम्स थे, बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई थी उनके ऊपर, प्राइवेट कंपनीज ने बनाए थे, बहुत सारे इंजीनियर्स इन्वॉल्व थे। ये जियोजेब्रा पब्लिक डोमेन में है, ऑफिशियली फ्री है सबके लिए। अमेरिका की 3 स्टेट्स ने मैंडेटरी कर दिया है कि उनके स्कूल्स में मैथमेटिक्स और कैलकुलस जियोजेब्रा के थ्रू ही पढ़ाया जाए। हमारे यहाँ जो टीचर्स की शॉर्टेज है मैथमेटिक्स में, ना सिर्फ शॉर्टेज है बल्कि क्वालिटी ना होने के बराबर है। उसको कॉम्पनसेट करने का वाहिद तरीका सिर्फ यही है। मैंने आपको बताया था ना कि कैलकुलस इज अबाउट हाउ समथिंग इज वेरिंग विद टाइम। Population is increasing exponentially with time. Number of teachers are not increasing exponentially with time. They are not even increasing linearly with time. They are either constant, कुछ रिटायर भी हो जाते हैं, कुछ नए आ जाते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी की सारी प्रोडक्शन जो है टीचर्स की, वो इस काबिल नहीं। 10% बच्चे जो हैं पाकिस्तान के, उनके लिए भी हमारे पास टीचर्स नहीं है। ये तो सिर्फ मम्मी डैडीज के लिए है। और नाज़रीन, आपको पता है मुझे मम्मी डैडीज को पढ़ाने का कोई शौक नहीं है। मेरा मकसद जिंदगी का ये है कि जो स्लम में बच्चे रहते हैं, जो बच्चे किसी वर्कशॉप में काम करते हैं, जो बच्चियां किसी ब्यूटी पार्लर में काम करती हैं, वो जिस वक्त चाहे हमारा लेसन देख सके। अगर रियल टाइम में नहीं देख सकती तो उसकी रिकॉर्डिंग देख सके, और वो इंटरैक्टिव हो, उसी वक्त सवाल दें, उसी वक्त जवाब आ जाए उसका, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो ताकि वो गेम की तरह उसे खेल ले। तो नाज़रीन, ये आप देखिए कि मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम, और बाकी और सब, मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों को शामिल कर रहा हूँ। फिजिक्स ने मैथमेटिक्स को जन्म दिया, मैथमेटिक्स ने फिजिक्स को टूल्स प्रोवाइड किए प्रॉब्लम सॉल्व करने के। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इनका चोली दामन का साथ है। तो हम देखते हैं कि ये अली साहब ने इस वक्त
क्या चीज बनाई है। अभी क्या कोनिक सेक्शन में काम कर रहे थे? कोनिक सेक्शन में ये देखिए, ये इसने बनाए हैं कोनिक सेक्शंस। ये पैराबोला है, इसमें एलिप्स है, इसमें सर्कल है, इसमें हाइपरबोला है। अब ये क्लिक ऑफ ए बटन से बने हैं। इसको ये अंदाजा हो गया है, कि मुझे नहीं पता कंसेप्चुअली इसको क्या पता चला है कि सर्कल क्या होता है, या उसकी इक्वेशन किस हद तक इसको पता चली है, लेकिन इसके जहन में ये चीजें बैठ गई हैं। ये आप देखें, ये प्लेटोनिक सॉलिड है जो इन्हीं बच्चों ने मिलके बनाया है। यहाँ पे कोई और पड़ा हुआ है शायद, उसका मैं ले रहा था, ठीक है कोई बात नहीं। और जो प्लेटोनिक सॉलिड इन्होंने खुद से बनाए हैं, जो हमारी किट्स इस्तेमाल करके बनाए हैं, वो भी ये यहाँ पे गत्ते का वो पड़ा हुआ है, उठा के दे देना, वो इन्होंने बनाया। ये गत्ते का पड़ा हुआ है ना, ये हाँ ये देखें, ये कोई एलिप्सॉइड बनाने की कोशिश कर रहे थे ये। तो ये जो चीजें हैं, हाथ से काम करना और जियोजेब्रा के थ्रू का, मेरे ख्याल में ये पैराबोलॉइड बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेट मी करेक्ट यू करना। अरे आप ये बताएं कि आपको जियोजेब्रा, आप पहले ये बताएं कि आपको मैथमेटिक्स जो है वो तो इतना एक्साइटिंग सब्जेक्ट नहीं लगता ना? क्या लगता है? नहीं लगता। आपको गेम ज्यादा अच्छा लगता है? जो गेम आप खेलते हैं, क्या खेलते हैं? फोर्टनाइट। ये जियोजेब्रा जो है, इसमें ऐसी क्या खसूसियत है कि आप इस पे बैठ के काम करते रहते हैं? आप खुद ही मेरे पास आ जाते हैं रोज 3:30 बजे कि आज दादा हमें कोई जियोजेब्रा का कोई काम दिखाएं। एक इक्वेशन लिखते हैं, एक चीज ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, एक अजीब शक्ल बन जाती है, गाड़ियों की रेसें लगवाते हैं। आमिर, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हें इसमें क्या बात लगती है? तुम्हारे पास ये स्मार्ट मशीन है, स्मार्टफोन है, उस पर भी चलता है ये जियोजेब्रा? हाँ जी, गेम की तरह ये। हाँ जी आदिल साहब, क्या खास बात लगती है? गेम खेलते हो, लगता है कि गेम खेल रहे हो। अच्छा, तो ये हम कैलकुलस को बेसिकली गेमिफाई करना चाहते हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम कैलकुलस को हम प्लेफुल एक्टिविटीज क्रिएट करना चाहते हैं कैलकुलस के अंदर, कि आप उसको इक्वेशंस की टर्म्स में ना देखें। मैंने आपको बताया था कि पहली मैथ्स रिफॉर्म्स जो थी वो स्पुतनिक के, जब रशिया ने भेजा था बाहर, तो उस पर हुई थी। उसके बाद 80s में दोबारा मैथ्स रिफॉर्म्स हुई, और उन मैथ्स रिफॉर्म्स को हार्वर्ड कैलकुलस कहा जाता है। हार्वर्ड कैलकुलस वालों ने ये कहा कि हम मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, वो बच्चों को समझ वगैरह कुछ नहीं आता। वो रट्टा लगा लेते हैं, या वो फॉर्मूलों के अंदर प्लग इन चेक करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मैथमेटिक्स या कैलकुलस है क्या, और उन्होंने उसको इस तरह से डिफाइन किया, और ये बाकी जो पेडागोजिस्ट हैं उन्होंने भी इसी तरह डिफाइन किया। ये यूनिवर्सल तरीका है कैलकुलस को डिफाइन करने का, कि आप एक प्रॉब्लम से शुरू होते हैं। फर्स्ट कम्स द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, सिर्फ अंडरस्टैंड करना, विजुअलाइज करना प्रॉब्लम को। मैं अभी सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ अंडरस्टैंड करना, वो हाफ ऑफ द सॉल्यूशन तो वही आ जाता है। पहली बात यह कि प्रॉब्लम से शुरू करते हैं आप, और प्रॉब्लम से शुरू करने के बाद आप उसका एक मॉडल बनाते हैं। आप उसका एक मॉडल बनाते हैं, ठीक है जी, मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं। मैथमेटिकल मॉडल बनाने के बाद फिर आप कंप्यूटेशन स्टार्ट करते हैं, तीसरा स्टेप। और चौथा स्टेप ये है कि आप उन जो रिजल्ट निकलता है उसको इंटरप्रेट करते हैं, कि जो मॉडल आपने बनाया था उसमें जो सिंप्लीफाइंग असम्पशंस आपने की थी वो किस हद तक सही थी, किस हद तक गलत थी। तो ये जो 3 या 4 स्टेप्स हैं, हमारा जो मैथ करिकुलम है पहली जमात से लेके और एमफिल तक, उसमें ना पहला काम होता है, पहला स्टेप होता है। पहला स्टेप क्या था? प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना और विजुअलाइज करना।
वो भी नहीं होता। दूसरा स्टेप क्या था, उसको मॉडल करना, वो भी नहीं होता। तीसरा स्टेप क्या था, कंप्यूटेशन करना। कंप्यूटेशन करना हमारा, हम उसको कैलकुलस कहते हैं, हम उसको मैथमेटिक्स कहते हैं। और नाज़रीन आपको पता है कि कैलकुलेशन करने में कंप्यूटर ज्यादा एफिशिएंट है, हमारा दिमाग इतना एफिशिएंट नहीं है। 345 36 को आप 235 एंड 6 से डिवाइड करें तो मुझे तो इसमें कोई एक्साइटमेंट नजर नहीं आती। ना मैं ये पढ़ाना चाहता हूं, ना मैं ये पढ़ना चाहता हूं, इसीलिए अली ये पढ़ना नहीं चाहता। तो असल बात यह है कि किसी तरह प्रॉब्लम को हम मॉडल समझ सकें, मॉडल कर सकें और उसके बाद कंप्यूटेशन का स्टेप आए और फिर इंटरप्रेट कर सके। हार्वर्ड कैलकुलस ने ये कहा कि आप मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस इस्तेमाल करें। उन्होंने कई किताबें लिखी। मजे की बात यह है, आपको बताऊं, वो किताबें पाकिस्तान के लिए बैन हैं, मैंने चोरी छुपे मंगवाई थी। तो उसमें पहली बात वो कहते हैं कि वी शुड स्टार्ट विद अ स्टोरी। जैसे मैंने भी स्टोरी से शुरू किया ना, हमारा सारा कोर्स एक स्टोरी लाइन होगा। मेरी स्टोरी चलेगी यूनिवर्सिटी से, मैंने प्रोग्रामिंग पढ़नी शुरू की तो मुझे क्यों नहीं समझ आई, मैंने क्यों नहीं की, और अब हम आपको अगर सर आप फिर शरारतें कर रहे हैं। सर आपका माइक बंद है। सर आपका माइक बंद हो गया। सर आपका माइक बंद है। सुहेब सर का माइक बंद हो गया। ये वो स्क्रीन शेयर की आवाज भी नहीं आ रही अभी। करें, टेबल की सूरत में रिप्रेजेंट करें। आपने देखा होगा टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ आता है कि अमेरिका में इतनी डेथ्स हुई हैं, ब्रिटेन में इतनी डेथ्स हुई हैं, ब्राजील में इतनी डेथ्स हुई, टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ आता है। इस महीने में इतनी डेथ्स हुई है, इस महीने में इतनी डेथ्स हुई है, तो ग्राफ टाइम के हिसाब से भी बन सकता है। तो टेबल की फॉर्म में बनाएं। उसके बाद जो तीसरी फॉर्म जो है वो है कि फिर आप इक्वेशन के ऊपर जाएं, फिर आप एक्स की तरफ जाएं। ये फॉर्मूलेज जो हैं ये बाद में आते हैं। हमारे सिलेबाई में हम सिर्फ फॉर्मूले की तलाश में रहते हैं। प्लग एंड चग, इसको कहते हैं प्लग एंड चग। मुझे फॉर्मूला बताओ, जैसे वो एनक वाला जिन कहता था मुझे काम बताओ, मैं किसको खाऊं, मुझे फॉर्मूला बताओ, मैं कौन सा फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करूं कि मैं इसका जवाब निकाल दूं। मैथमेटिक्स, कैलकुलस फॉर्मूलेज नहीं है। मैथमेटिक्स और कैलकुलस इंटीग्रल का, अगर फर्ज करें हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको तो हम क्या सब्स्टिट्यूशंस करें कि ये इंटीग्रेट हो जाए। ये नहीं है कैलकुलस। कैलकुलस है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैलकुलस है किसी प्रॉब्लम को मॉडल करना। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि हम टीचर्स का इंटरव्यू ले रहे थे और एक बड़ा मशहूर प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स का, जिसको कहते हैं कि शिकार और जो चीज शिकार होती है उसका प्रॉब्लम, कि लायंस है और भेड़े हैं। लायंस भेड़ों को खाना शुरू करते हैं, जब वो खाना शुरू करते हैं तो भेड़ें कम पड़नी शुरू हो जाती हैं। ये बड़ा एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो स्टडी किया गया है कैलकुलस के अंदर। भेड़ें खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, जब भेड़ें खत्म होनी शुरू हो जाती हैं तो लायंस भी खत्म होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए कि उनके पास इतनी भेड़ें नहीं रहती। जब लायंस खत्म होना शुरू हो जाते हैं तो भेड़ों की तादाद बढ़नी शुरू हो जाती है। जब भेड़ों की तादाद बढ़नी शुरू हो जाती है तो फिर लायंस की भी तादाद बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इनके दरमियान एक मजेदार रिलेशनशिप है।
अच्छा, ये प्रॉब्लम निसाबी प्रॉब्लम है। मैंने उनसे ये कहा कि आपको ये प्रॉब्लम पता है, पहले से मैंने उनसे कह दिया था जो लेक्चर्स के इंटरव्यूज में आ रहे थे कि ये प्रॉब्लम हमने डिस्कस करना है आपसे इंटरव्यू में। अच्छा, वो याद करके और समझ के आए हुए थे। मैंने उनसे कहा जी कि अच्छा देखते हैं, अभी उसको सॉल्व करने का तरीका भी उनको आता था। बड़ी अच्छी खासी मुश्किल डिफरेंशियल इक्वेशंस थी जिनको सॉल्व वो कर रहे थे। तो मैंने कहा एक जजीरे पर 10,000 आदमी है, n आदमी है, n could be 1,000, 10,000, 100,000, 10 मिलियन। औरतें नहीं है, सिर्फ आदमी है। अच्छा, किसी वजह से ओल्ड एज की वजह से या किसी बीमारी की वजह से वो मरना शुरू कर देते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। पहला स्टेप प्रॉब्लम, इसको मॉडल करो मैथमेटिक्स में। मॉडल करो का मतलब ये कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का मतलब ये है कि ये बताओ कि जिस रेट से वो मर रहे हैं वो रेट किस चीज के प्रोपोर्शनल है। अच्छा, ये प्रॉब्लम जो है वो जो भेड़ों और शेरों का जो प्रॉब्लम था उससे बहुत आसान है, मगर कोई बंदा। हाँ जी, जनाब आदिल इकबाल साहब, एक जजीरे पे 1,000 लोग हैं और वो तबई मौत मरना शुरू हो जाते हैं। n उनकी पॉपुलेशन है एट अ टाइम t। आपको आवाज आ रही है ना मेरी सबको? जी आ रही। n पॉपुलेशन है तो उनकी तादाद कम होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि वी हैव रेट ऑफ चेंज विच इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब पॉपुलेशन कम हो रही है। dn/dt मैंने आपको बताया एक जजीरा है जहां पे n लोग हैं। n 10,000 भी हो सकते हैं, 1,00,000 भी होते हैं, 1 करोड़ भी हो सकते हैं, और सिर्फ आदमी हैं, औरतें नहीं हैं, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, सिर्फ आबादी कम हो सकती है। तो dn/dt किस चीज के प्रोपोर्शनल होगा? जरा सोचें, मैं बारी बारी आपके पास आके इसका जवाब पूछूंगा। dn/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विच विल बी नेगेटिव। मतलब कहने का यह है कि लोगों की तादाद कम हो रही होगी। किस रेट से कम हो रही होगी? तारिक, आप बताएं। इसका मैथमेटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने अगर ये प्रॉब्लम नहीं पढ़ा तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसका जवाब नहीं दे सकते। मैथमेटिक्स के अक्सर प्रॉब्लम्स का जवाब मैथमेटिक्स में नहीं है, कॉमन सेंस में होता है। मैं कोशिश करूं इसका जवाब देने की। ना ना ना, आप तो जनाब उस्तादों के उस्ताद हैं, अभी जरा थोड़ा ठहर जाएं। पहले ठीक है हम बच्चों से तो पूछ लें, मैं भी आपकी तरह ही बच्चा हूं, आपका स्टूडेंट हूं। तारिक साहब, आप पहले बताएं कि dn/dt किसके प्रोपोर्शनल होगा? हमारे पास दो चीजें हैं, एक टाइम है और एक n है। बताइए। n के होगा। n के प्रोपोर्शनल होगा। जितने लोग ज्यादा होंगे उतने लोग मर रहे होंगे। हैं? हैं? आप ये कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं? टाइम क्या होगा? टाइम यार, आप जितने जल्दी मुकर जाते हैं मेरी बात से, मैं जरा आपने कहा n के प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, हो सकता है आपका जवाब सही हो सकता है आपका जवाब गलत हो। अब मैं कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम को एक नई ट्विस्ट दे देता हूं। हो सकता है वहां पे दवाइयां ना हो सकता है डॉक्टर ना हो सकता है वहां पे वबा, हम कोविड-19 जाके वहां फैलाना शुरू कर दें। इन चीजों के बावजूद कि वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज हैं या नहीं हैं, dn/dt change of population with time which will be negative। तब्दीली जो आ रही है पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन कम होती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? चाहे मेडिकल फैसिलिटीज हो चाहे मेडिकल फैसिलिटीज ना हो। बताएं तारिक, गट फीलिंग क्या है आपकी? n आ रहा है सर मेरे से। -n।
जी -n, यानी जितने लोग होंगे n उतने उसके प्रोपोर्शनल होगा, हैं? आप जी ये कहना चाह रहे हैं? यार जिंदगी में तो अल्लाह के हाथ में होती है, तुम क्या बातें कर रहे हो? एहसानुल्लाह साहब, आपने भी ज्वाइन कर लिया ना हमें? जी जी सर, मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन अभी आइडिया नहीं है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं, आपकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आप हमारे बड़े मोहतरम और बहुत ही मोअज़्ज़िज़ उनमें से हैं। आप ये बताएं, एक जजीरे में 1000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं और औरतें नहीं हैं, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, उनकी तादाद तबई मौत मर रहे हैं वो, या किसी वबा से मर रहे हैं या किसी बीमारी से मर रहे हैं, वो जो उनका रेट ऑफ चेंज होगा, जो तादाद कम हो रही है, वो किस चीज के प्रोपोर्शनल होगी? सर ये तो सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ है। अगर तबई मौत मर रही है तो कम रेट ऑफ चेंज कम हो गया। अगर वबा से मर रही है तो फिर तो बहुत जल्दी मैं आबादी पूछ रहा कम हूँ हो जाएगी। प्रोपोर्शनल किसके होगा? मुझे एक ऐसा गुर बताएं कि अगर वहां वबा हो तो भी ठीक हो जवाब आपका, अगर वबा ना हो तो भी ठीक हो, वहां पे हम अगर शेर छोड़ दें तो भी ठीक हो। ऐसा सर तो किस तरह मैं बता रहा हूँ? सोचिए ना जरा। आप ये नहीं कह रहे कि आप बड़े रोशन ख्याल हैं, वरना आप कह रहे थे कि जी जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में होती है, हम कैसे बता सकते हैं? नहीं नहीं सर, मैं तो ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉजिकली उसको किस तरह एक्सप्लेन करें। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ बिल्कुल में है। बिल्कुल जिंदगी बिल्कुल और बिल्कुल। मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन उसके लिए भी कोई सबब, कोई स्टिमुलस होना चाहिए कि हम उसको किस तरह एक्सप्लेन करें। एग्जैक्टली ये अब आप देखें, हमारे साथ आदिल इकबाल साहब है ना? जी जी सर। आदिल इकबाल साहब देखें कि ये प्रॉब्लम, और ताहिर साहब आप भी हैं, और क्या नाम है, हमारे साथ क्या नाम था वो जो हमारे उस्ताद हैं, सादिक साहब, देखें कि ये प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन पहला जो स्टेप है कि तादाद जो कम हो रही होगी उसका रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा। चले मैं अब आपसे जो हमारे सबसे, ताहिर साहब आप बताएं, चले। टाइम के साथ भी होगा। टाइम के साथ होगा प्रोपोर्शनल। सादिक साहब आप बताएं, चलें जी, आप आए मैदान में। सादिक सर साहब। जब आप जी सर, जी सर। जी जी। सर जब आप प्रोपोर्शनल बोलते हैं, हाँ इसका जी। मतलब ये है कि वो जो चीज है वो किस चीज के साथ वेरी करेगी। हाँ जी, पहले तो प्रोपोर्शनल हमें का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, डायरेक्टली नहीं, प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर ये रेट बदलता है वो किस चीज के ऊपर बेस कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका जो ये मैं आपका जो, ये जो वक्फा है ना, जी सर। आपका मैं नोट कर रहा हूँ वक्फा। सर वक्फा तो वक्फा अच्छा बड़ा, होता है ना सर? वक्फा बड़ा जरूरी होता है, जी सर, वक्फा तो लेकिन अच्छा वो होता बच्चों है। के दरमियान वक्फा जरूरी होता है। मैं इस वक्त तो हम क्लास में हैं। सर उसमें मेरा ख्याल हम ये इस तरह से सिमुलेट कर सकते हैं, जो मैं अब कभी सोचता होता हूँ, जो आप बोलें कि dn/dt, तो dn आप बोलें कि वो कितने लोग हैं और dt वो टाइम है। तो आप ये करें कि फर्ज करें आप आज के दिन में देखते हैं कितने लोग हैं, फर्ज करें 100 नहीं यार लोग नहीं, हैं। ये देखे ना, ये लंबा ना करें, मसले को लंबा ना करें। आप मुझे बताएं dn/dt, वो हम बाद में करेंगे, वो भी करेंगे जो आप कह रहे हैं, वो भी करेंगे। इस वक्त गट फीलिंग बता दें किसके प्रोपोर्शनल होगा। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आप अभी देखते हैं 100 लोग हैं और उसके बाद 5 दिन के बाद आपके पास लोग रह जाते हैं, फर्ज नहीं नहीं, करें हमने 90। मेजर नहीं करना। हमने मेजर नहीं, ये आप मेजरमेंट के थ्रू कर रहे हैं। हमने लॉजिक के तहत बात करनी है इस वक्त। बड़ा बड़ा मुख्तलिफ बात है ये। अच्छा चले, मैं एक और तरीके से इस सवाल को पोज करता हूँ। आदिल इकबाल साहब, क्या नाम था? जी सर, आदिल। आदिल इकबाल साहब, आप भी कुछ इसके बारे में कहेंगे कि dn/dt किसके प्रोपोर्शनल होगा?
बेशक वबाएं हैं, नहीं हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, नहीं हैं, वहां पे वो क्या होता है कोविड-19 के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, वो जो लगाते हैं वैक्सीनेशन नहीं यार, वो जो आपके लगा देते हैं वेंटिलेटर या वेंटिलेटर्स। हाँ जी, वो है या नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। देखिए मैथमेटिक्स कितना पावरफुल चीज है कि वो आपको रेट ऑफ चेंज बता देगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट्स कि वहां पे एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं नहीं हैं। ये कितनी बड़ी पावर है मैथमेटिक्स की। मे आई वेंचर अ गेस? हैं जी, सो मे आई वेंचर अ गेस? ये बताएं कि dn/dt किस चीज के प्रोपोर्शनल होगा? सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द पॉपुलेशन। नहीं यार नहीं, बड़ा असल में हम प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिक्स के और कैलकुलस के प्रॉब्लम्स जो हैं उनके जवाब बहुत सिंपल होते हैं, और सिंप्लिसिटी में एक ब्यूटी भी होती है और सिंप्लिसिटी में एक कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है। आइंस्टाइन को किसी ने बताया था एक पेडागोजिस्ट के बारे में कि इसने ये थ्योरी पेश की है, पेडागोजी की एक थ्योरी पेश की है। उसने कहा कि ये इतनी सिंपल थ्योरी है कि कोई जीनियस ही इसको फॉर्मूलेट, इस थ्योरी को पेश कर सकता है। तो सिंप्लिसिटी के अंदर जो क्या कहना चाहिए इंटेलिजेंस छुपी हुई है ना, जो एलिगेंस छुपी हुई है, हम बेवजह चीजों को कॉम्प्लिकेट करने। ये बताएं कि dn/dt आपकी गट फीलिंग क्या है, किसके प्रोपोर्शनल होगा? और इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें कोई मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सिर्फ कॉमन सेंस इन्वॉल्व है। dn/dt से मुराद ये है कि किस रेट से डेथ्स हो रही है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। जिस रेट से उनकी आबादी कम हो रही है, जिस रेट से डेथ्स हो रही हैं, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? सर जितनी पॉपुलेशन रह गई होगी उस टाइम पे उसके प्रोपोर्शनल। अच्छा, n के प्रोपोर्शनल है, आप ये कह रहे हैं? n माइनस जो भी डेथ्स हो रही है। नहीं, n, हमारे पास नंबर सिर्फ n ही है। अच्छा चले, मैं इसको एक और तरह से पोज करने की कोशिश करता हूं। अगर इंसान फंस जाए ना, तो उसको चाहिए कि समझ नहीं आ रही हो कि वो हाथी, किसी बादशाह ने 5 अंधे लोगों को दिखाया ना, हम तो अंधे नहीं है लेकिन वो अंधे थे। वो एक ने सूंड पकड़ ली, उसने कहा जी हाथी जो है ना वो बहुत लंबा सा सांप है। किसी ने उसकी दुम पकड़ ली, उसने कहा जी छोटा सा सांप है। किसी ने उसके हाथ पकड़ लिए, उन्होंने कहा जी ये तो गुंबद है। किसी ने कान पकड़ लिए, उसने कहा पता नहीं ये क्या फ्लैपर्स हैं, क्या चीज है। तो वो पूरी पिक्चर को मुख्तलिफ तरीके से देखने की। अब मैं आपको प्रॉब्लम को रीडिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, एक और तरीके से पेश करता हूँ। हमारे पास एक जजीरा है जिसमें n कपल्स है, ठीक है जी, n कपल्स है, मैरिड है, शरई तौर पे मैरिड है, ठीक है जी। एहसानुल्लाह साहब आपको तो एतराज नहीं है ना? अब नहीं सर, मुझे गैर शरई मैरिज में भी एतराज नहीं। ओहो, जिंदाबाद जिंदाबाद जी, बिल्कुल। तो फिर उनके जो बच्चे हो रहे हैं वो तो वैसे शरई तौर पे हो रहे हैं। तो चलें हम शरई उसकी बात कर लेते हैं फिलहाल, गैर शरई बच्चों की बात बाद में करेंगे। तो अब जो बच्चे हो रहे हैं उससे उनकी तादाद बढ़ रही है, ठीक है ना जी। तो अब dn/dt जो है, जो पॉपुलेशन है, कपल्स की जो पॉपुलेशन है वो, या टोटल कपल को छोड़ें, टोटल पॉपुलेशन, हर आदमी के लिए एक औरत मौजूद है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो बढ़ेगी इसलिए कि बच्चे पैदा होंगे। वो जो पॉपुलेशन बढ़ेगी उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। पहले नेगेटिव था, पहले मर रहे थे, अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि मर कोई नहीं रहा, ये जन्नत है एक तरह की, यहां मरता कोई नहीं है, ठीक है जी। तो अब dn/dt किस चीज के प्रोपोर्शनल होगा? और मजे की बात यह है, मैं आपको जो मजे की बात बताऊं, कि इस सवाल का जवाब भी वही है जो पहले सवाल का जवाब था। जिस प्रोपोर्शन से बर्थ्स हो रही है जी, जिस प्रोपोर्शन से बर्थ्स हो रही हैं उस प्रोपोर्शन से, किस प्रोपोर्शनल से, यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि जो बर्थ्स हो रही है वो किस प्रोपोर्शन से हो रही हैं।
आपने प्रॉब्लम के अल्फाज बदल दिए सिर्फ। dn ओवर dt कितनी बर्थ हो रही हैं, कितना रेट ऑफ चेंज है पॉपुलेशन का, किस तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? बस 5 मिनट बताओ जी। सादिक साहब आप तो बता दें। नंबर ऑफ कपल मतलब n के प्रोपोर्शनल होगा। मुझे इस केस में आप ये कह रहे हैं कि n के प्रोपोर्शनल होगा। ये फरजाना भी थी। हम फरजाना आपका क्या ख्याल है? सर n के प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, जब वो मर रहे थे तो -n के प्रोपोर्शनल था। यार ये आप क्या बातें कर रहे हैं कि पैदा हो रहे हैं तो भी n के प्रोपोर्शनल है, मर रहे हैं तो भी n के प्रोपोर्शनल है। तो जब मर रहे हैं उसकी मुझे समझ नहीं आई, लेकिन इसकी क्योंकि जिस रेशो से बर्थ हो रही है अच्छा चले वहां पे दाइयां नहीं है या वो जो क्या होता है यार, क्या कहते हैं उसको, प्रेगनेंसी सेंटर्स नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है जी, कि जो प्रोवाइड कर सकें फैसिलिटीज बच्चे पैदा होने की, वो नहीं है बिल्कुल भी। एंटीबायोटिक्स भी नहीं है। ठीक है जी। अब आप बताएं कि अभी भी n के प्रोपोर्शनल होंगे? जी सर, n के प्रोपोर्शनल होंगे अभी भी। दाई शाई कोई नहीं मिलेगी आपको। फिर सर वो नंबर ऑफ जो रेट ऑफ डेथ्स जो हैं वो उनके उससे रेशो बनेगी ना? यार रेट ऑफ डेथ की बात नहीं कर रहा, बच्चे पैदा होने की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। तो यानी बच्चे जो पैदा हो रहे होंगे तो वो जो है जो रेट ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन है वो अभी भी n के प्रोपोर्शनल होगी, और जब वो मर रहे थे जब भी n के प्रोपोर्शनल होगी। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ऐसे ही होगा। ऐसा इस तरह होगा सर, अगर बंदे होंगे जो मरने वाले सिचुएशन है, जब बंदे होंगे उसी हिसाब से जितने बंदे होंगे उतने उस हिसाब से रेट चलेगा। मतलब अगर ज्यादा बंदे तो वो जो मर रहे हैं उनकी परसेंटेज फिर कम होगी, अगर बंदे कम हो गए फिर परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी। यार अल्लाह मियां डिसाइड करता है मारना या जिंदा रखना। आप क्या बातें कर रहे हैं? नहीं सर, तो इसी तरह हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं तो मतलब ये कि वो तो ठीक है, लेकिन अल्लाह मियां नहीं डिसाइड करता कि कितने लोग मर रहे हैं कितने लोग जी रहे हैं। अल्लाह मियां डिसाइड कर रहा है, वो तो अलग साइड है, वो तो हमारे रिलीजियस साइड है, लेकिन हम उसको लॉजिकली कैसे एक्सप्लेन करें? लेके थे गलती से। अच्छा ठीक है, आप लॉजिकली एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, ठीक है चलिए। ऐसा ना बेटा, अपनी वीडियो भी ऑन कर दे प्लीज, हम आपको देखना भी चाहते हैं। नहीं सर, अभी मैं अंधेरे में बैठा हूँ, कंप्यूटर ऑन है लेकिन बल्ब ऑन नहीं है, मुझे नहीं देख पाएंगे। चलो कोई बात नहीं। आप अपने कंप्यूटर्स पे जियोजेब्रा इंस्टॉल कर लें, जियोजेब्रा क्लासिक 6, जियोजेब्रा क्लासिक 6 इंस्टॉल कर लें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप गूगल पे सर्च करेंगे जियोजेब्रा तो आपको वो साइट मिल जाएगी जहां से आप और डाउनलोड कर लें अपने कंप्यूटर पे। आप अपना बैलेंस इस तरह से मेंटेन करना, फिर उससे भाग आपको प्रोवोक करते हैं कि आप गलतियां करें और अपनी गलतियों से सीखें। मेरी छोटी सी नवासी जो है बहुत प्यारी है मुझे, और ये तो अब चलना और भागना सीख गए हैं मेरे पोते जो हैं। तो सर ये कौन सा वाला डाउनलोड करना है? ये जियोजेब्रा कौन सा वाला डाउनलोड करना है? मैंने आज डाउनलोड किया था क्लासिक 6 के नाम से। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। तो ये ठीक है। हाँ ठीक है। उसको इंटरैक्टिव सोहेब शेयर भी कर दीजिएगा आप लिंक। अपने आप को बैलेंस करूं तो मैं खड़ी रहूंगी, वरना मैं गिर जाऊंगी। वो जब गिरी तो उसे पता चल गया कि अब मुझे ये नहीं करना चाहिए, अब मैं नहीं गिरूंगी। फिर वो चलने के अलावा तेज चलना शुरू हो गई। फिर वो दोबारा से
टकराई किसी चीज से या गिरी, तो उसे पता चला कि तेज चलने में मुझे इस तरह से मूव करना चाहिए, अपना बैलेंस इस तरह से मेंटेन करना है, फिर उसने भागना शुरू कर दिया माशाल्लाह से। तो नाज़रीन, गलतियों से सीखना ही गलतियों से होता है। अगर आप कोई गलती नहीं कर रहे, जो बंदा अपना पेपर इस तरह से करता है या सवाल का जवाब ऐसे देता है जो परफेक्टली सही हो, मुझे शक पड़ जाता है कि ये इसको नहीं आता। जो बंदा कह देता है मुझे नहीं आता, उसको वो छोड़े। जो बंदा सोच के गलत जवाब देता है, सोच के, लेकिन इंट्यूटिवली, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। उसने अपनी सोच इस्तेमाल की, उसी सोच को वो इस्तेमाल करके अपना गलत जवाब खुद से सही कर सकता है। हमारा काम लोगों की गलतियां निकालना नहीं है, हमारा काम ये है कि हम उनको एम्पावर कर दें कि वो अपनी गलती को खुद ही आइडेंटिफाई करें, अपनी गलती को खुद ही आइडेंटिफाई करें, खुद ही करेक्ट करने की कोशिश करें, एम्पावर्ड हो जाएं। टीचर की जरूरत महसूस, और जियोजेब्रा इसके लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, जो आपको आपकी जो भी आप गलती करते हैं वो आपको नजर आ जाती है, ड्रॉ होके शक्ल बन के नजर आ जाती है। तो अब हम इस एपिसोड के बाद जियोजेब्रा शुरू करने वाले हैं। जियोजेब्रा इंस्टॉल कर लें और उस पे खेलना शुरू कर दें, सीखना शुरू कर दें, डिस्कस करना शुरू कर दें। इजाजत दीजिए अशरफ इकबाल को, अली को, इमरान नहीं आमिर को और आदिल को। खुदा हाफिज। तो इस सवाल के बारे में ज़रा सोचिएगा जी, ये बच्चे पैदा करने के बारे में भी और मरने के बारे में भी ये बड़े अहम सवालात हैं। पॉपुलेशन किस तरह इंक्रीज़ होती है, किस तरह डिक्रीज़ होती है। अपना ख्याल रखें। कोई सवाल अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं अभी। सर ये जवाब दे दें इस सवाल का। यार जवाब तो मेरे पास है ही नहीं, मसला तो यही है। अगर जवाब होते मेरे पास तो मैं यहाँ ना बैठा होता। मेरे पास सिर्फ सवाल ही सवाल हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब आप सवाल का जवाब दे देंगे ना, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपने सवाल का जवाब सही दिया है। मैं आपको मैं उस जवाब के नतीजे में नए सवाल आपको दे दूंगा। देखिए, नॉलेज जो है वो इसी तरह प्रोग्रेस करती है कि आप एक सवाल उठाते हैं, उसका एक जवाब आपके जहन में आता है, उस जवाब के नतीजे में 10 सवाल और आपके सामने आ जाते हैं। इसलिए कि असल सवाल जो है उसका जवाब तो किसी को भी पता नहीं है। मौलाना साहब, आप जानते हैं ना जी कि वो राज़े नेहा तो किसी को भी पता नहीं, वो तो अल्लाह मियां को ही पता है। ठीक है ना जी? जी सर। तो सर, वो मैं भी एक बात कर लूं। है जी सर, जो आप वो क्वेश्चन वाली बात कर रहे हैं ना, हाँ जी, तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कंप्यूटर में हम उस कंप्यूटर को कोई क्यूरी देते हैं तो जी उसका सीपीयू चलता है, उसकी रैम चलती है, वो प्रोसेस करता है। जैसे ही उसको आंसर मिल जाता है, हमें आंसर बता देता है, तो उसका सीपीयू भी रुक जाता है, उसका प्रोसेसर और उसकी रैम शैम सब वो फिर स्लीप में चला जाता है। हाँ जी, हमारे साथ भी ऐसे है, जब हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है तो वो हमारा दिमाग चलता रहता है जब तक उसका आंसर नहीं मिल जाता। ठीक है, जैसे कोई आंसर हमें बता देता है तो वी स्टॉप प्रोसेसिंग दैट थिंग। तो ठीक ये है, एक ब्यूटी है ना सर आपकी, कि आप यू ऑलवेज लाइक कीप बिजी द स्टूडेंट्स विद क्वेश्चंस सो दे कीप थिंकिंग एवरी टाइम। एक तो सर एक बात मैंने और आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना है। सर जी आपको याद होगा आपने एक बहुत अच्छा जबरदस्त कोर्स लम्स में शुरू किया था, ये टीचिंग कंप्यूटर साइंस। हाँ जी, तो उसका जो मॉडल था वो मुझे अभी भी याद है, वो बहुत ज़बरदस्त था। कि उसमें जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स में वो आके पहले तो वो जो कन्वेंशनल नॉर्मल तरीका होता है कि उसमें उन्होंने पढ़ाना है, वो कभी बड़ी कलरफुल सी स्लाइड दिखा रहे हैं, कभी भाग के बोर्ड पे लिखते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। लेकिन एंड पे तमाम पार्टिसिपेंट से पूछते हैं क्या पढ़ाया, तो किसी को एक वर्ड समझ नहीं आती कि क्या पढ़ाया गया है, लेकिन लगता ये है कि बहुत एक्टिविटी हो रही है।
लेकिन फिर उसके बाद नेक्स्ट उसमें हम हाफ देते थे कि जिसमें वो पढ़ाता था इस तरह से कि जिसमें वो प्रॉब्लम भी होती थी, सब कुछ होता था, जिसमें बाद में किसी से भी पूछते थे तो वो जो कुछ पढ़ाया होता था वो भी बताता था और उसमें कुछ वो ऐड भी कर पाता था। जी तो जी लोगों से कमेंट करते थे, तो ये एक बहुत अच्छा मॉडल था। तो मैं ये भी सजेस्ट कर सकूंगा कि नहीं, कि अगर ये वाले जो सेशंस है इसमें भी हम कुछ इस तरह से करें कि पहले में भी 10-15 मिनट में कन्वेंशनल तरीके से वो चीज़ एक्सप्लेन करें और फिर उसके बाद जियोजेब्रा और बाकी चीज़ों पे करें और फिर लोग उसको कंट्रास्ट करें। और कन्वेंशनल में बी आई कैन हेल्प वट एवर यू कन्वेंशनल में नहीं, आप तो बहुत जबरदस्त टीचर हैं, लेकिन मैं आपसे एक स्टेप और आगे चला जाऊंगा। और ये मैंने लम्स में आपके ज़माने में या आपके बाद में करना शुरू किया था। एहसानुल्लाह साहब सुन रहे हैं ना आप? जी जी सर, मैं सुन रहा हूँ। और मुझे उन्होंने कहा था ये आप बड़ी गैर इखलाकी हरकत कर रहे हैं। और किन लोगों ने कहा? वो गैर इखलाकी हरकत ये थी कि मैं गलत पढ़ाना शुरू कर देता था और उनसे कहता था मुझे पकड़ के दिखाओ कि मैं कहां से गलत कर रहा हूं। तो उसमें ये होता है ना कि आप जब टीचर के पास साथ कन्वेंशनल क्लासरूम में बैठे होते हैं, आप समझते हैं टीचर तो सारा ही सही बोल रहा है, तो सोचने की जरूरत क्या है, वो जो कुछ भी कह रहा है वो सही कह रहा है। अगर आपको ये ख्याल हो कि नहीं ये गलती भी कर सकता है और हमने गलती पकड़नी है इसकी, तो फिर आपका जहन खुला हुआ होगा। आप कहेंगे ओ ये यहाँ गलती की है, नहीं नहीं यहाँ गलती नहीं, यहाँ भी गलती, यहाँ गलती की है नहीं, यहाँ गलती की है, पकड़ लिया मैंने। तो वो जी सर, तो मतलब अगर किसी का गलती पकड़ना है तो उसके लिए खुद भी थोड़ा अपने दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल लगाना पड़ेगा। तो मतलब कहने का ये है कि मेरे दोस्त कहते थे ये आप इखलाकी तौर पे उस्ताद का जो मुकाम है उससे नीचे गिर रहे हैं कि गलत पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। उस्ताद तो हमेशा सही पढ़ाता है। असल मेरा नजरिया यह है कि उस्ताद और शागिर्द कोई चीज नहीं है। मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मैं सठिया गया हूं, आपकी उम्र कम है, आप नौजवान हैं, आपका दिमाग बहुत अच्छा चलता है। हम सब मिल के कैलकुलस को एंजॉय करना चाहते हैं। आप मुझे पढ़ाएंगे, मैं शायद आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दूं। जवाब मेरे पास भी नहीं है, जवाब तो आपके जहन में मौजूद है पहले से, उसको बस जरा उजागर करके निकालने की जरूरत है बस। और कॉन्फिडेंस पैदा करने की जरूरत है कि जो सवाल का जवाब इंट्यूशन से आपके जहन में आ रहा है, आप दबंग होके कहें कि हाँ ये जवाब सही है। तो वो क्या नाम था, सलमान अमजद साहब, आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसकी रिपरकशंस देखिए क्या होंगी। ये सारे सवाल जो आज हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात भी की, कार जो घूम रही है, हमने सिर्फ इन प्रॉब्लम्स को टच किया है, अभी सिर्फ टच किया है। जैसे वो जादूगर होता है ना, वो आपको एक टोपी में से खरगोश निकाल के दिखा देता है। पहले टोपी खाली दिखाता है और फिर वो उसमें से खरगोश निकाल, एकदम से आप हैरान हो जाते हैं। तो मैंने भी आज के लेक्चर में यही करने की कोशिश की है। आपको पता है कन्वेंशनल लेक्चर में क्या होता है? कन्वेंशनल लेक्चर में ये होता है कि अभी वो टोपी वो लेके आता है तो खरगोश पहले निकल आता है उसमें से, तो फिर उसमें सस्पेंस तो रह ही नहीं जाता, एडवेंचर तो रह ही नहीं जाता, मैजिक तो रह ही नहीं जाता। तो मैजिक और सस्पेंस और ये एडवेंचर और रिस्क लेना, ये सारी चीजें हम करेंगे, एंजॉय करेंगे कैलकुलस। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे मेल करें, मुझे फोन करें, मैं आपका खादिम हूँ, प्रोफेसर नहीं हूँ मैं आपका, मैं खादिम हूँ आपका, हाजिर हूँ जब तक जिंदगी है। ओके जी, खुदा हाफिज। खादिम में आला खादिम में आला नहीं, खादिम में आला ना कहे मुझे, या तो बेइज्जती कर रहे हैं सर। खादिम में असगर कह दें। ओके जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। टॉप शेयर एंड